जब ये आदमी पानी पीते हुए गॉब्लिन्स के एक ग्रुप को देखता है तो वो सीधे पंचेस या किसी वेपन के साथ उन पर टूट नहीं पड़ता। इंस्टेड वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और इन्वेंट्री खोलकर कुछ ऐसा निकालता है जो पोकेमोन बॉल जैसा दिखता है, अपने गॉब्लिन स्लेव को सम्मन करने के लिए। फिर वो उसे सीधा उनकी तरफ फेंक देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाती है। क्लियरली ऐसा होना नहीं चाहिए था। इससे गॉब्लिन्स जितने शॉक्ड होते हैं उतना ही हानुल भी घबरा जाता है। गॉब्लिन्स तुरंत उसे स्पॉट कर लेते हैं और मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब उसके पास फिस्ट्स यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि गॉब्लिन्स उसे मार ही डालेंगे। सिचुएशन पूरी तरह उसके खिलाफ जा रही होती है। लकीली थोड़ी डिले के बाद समनिंग फाइनली एक्टिवेट हो जाती है और गॉब्लिन स्लेव लास्ट मोमेंट पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद बाकी गॉब्लिन्स के पास कोई चांस नहीं बचता। हानुल उन्हें बिना जरा भी मर्सी दिखाए खत्म कर देता है, पीछे सिर्फ एक ब्रूटल ब्लड बाथ छोड़ते हुए। विक्ट्री के बाद गॉब्लिन स्लेव और भी स्ट्रांग हो जाता है और उसके सारे स्टैट्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये गॉब्लिन स्लेव बस शुरुआत है। हानुल को अभी बहुत सारे समन्स अनलॉक करने हैं और उसके लिए उसे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। दो उसके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर्स से हराने से ज्यादा फन और क्या हो सकता है। लेकिन कुछ ही समय पहले तक सब लोग उसे कंप्लीट फेलियर मानते थे, जिसे कभी हंटर बनने का चांस नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन का दिन हर हंटर के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है और हानुल भी इससे अलग नहीं है। हंटर एसोसिएशन स्टेडियम में आखिरकार हानुल स्टेज पर पहुंचता है, अपना सबसे ज्यादा चाहा हुआ हंटर लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि अब वो ऑफिशियली ई रैंक हंटर बनकर ग्रेजुएट हो चुका है। यहां तक पहुंचने के लिए उसने सच में अपनी पूरी जान लगा दी थी, इसलिए उसके अंदर एम्बिशन साफ झलक रहा होता है। असल में हानुल लोएस्ट रैंक का अवेकनर है, मतलब इस दुनिया में उसकी शुरुआत ही हार्ड मोड जैसी थी। अपने वीक रैंक की कमी पूरी करने के लिए उसे नॉर्मल अवेकनर से दुगनी पढ़ाई करनी पड़ी। जहां बाकी लोग नेचुरल टैलेंट पर आगे बढ़ रहे थे, वहां हानुल सिर्फ मेहनत के दम पर गैप कम कर रहा था। लेकिन इतनी मेहनत बेकार नहीं गई। डंजियंस और मॉन्स्टर्स के बारे में उसने इतनी गहरी नॉलेज हासिल कर ली कि थ्योरी के मामले में वो सबसे आगे खड़ा है। यहां तक कि नेचुरली गिफ्टेड अवेकनर्स भी जानकारी के मामले में उससे पीछे रह जाते हैं। इसलिए उस पल उसे अंदर से गहरा प्राइड महसूस हो रहा होता है। आखिरकार उसे एक असली हंटर बनने का अधिकार मिलने वाला था। लेकिन तभी सर्टिफिकेट्स बांटने वाला ठंडा और कठोर अटेंडेंट पूरा माहौल खराब कर देता है। वो घमंडी आदमी बिना झिझक हानुल का सर्टिफिकेट 2 टुकड़ों में फाड़ देता है और कहता है कि ई रैंक हंटर होना बिल्कुल बेकार है। नाम का टाइटल तो हानुल को मिल गया, लेकिन इतनी लो स्टैंडिंग के साथ वो ऑफिशियल हंटर की तरह काम ही नहीं कर सकता। उसके पास जितनी भी थियोरेटिकल और टैक्टिकल नॉलेज है, वो सब बेकार हो जाती है अगर उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रैंक न हो। सीधी बात, अब तक की उसकी सारी मेहनत सिर्फ एक बेकार ग्राइंड बनकर रह जाती है। इस सच्चाई से पूरी तरह टूटकर हानुल आखिरकार मॉन्स्टर्स हंट करने का अपना सपना छोड़ देता है। खुद को संभालने और ध्यान भटकाने के लिए वो गेमिंग की दुनिया में चला जाता है। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी वो उस ड्रीम को पूरी तरह भूल नहीं पाता। बिना किसी स्टेबल करियर के उसकी जिंदगी बिना डायरेक्शन की हो चुकी है। उसे खुद समझ नहीं आता कि सही मायने में कमाई कैसे करे। अब उसके सामने बस एक ही रास्ता बचा है, फुल टाइम वीडियो गेम्स खेलना। धीरे धीरे वो एक गेम का दीवाना बन जाता है, जिसका नाम है मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स, जिसे लोग शॉर्ट में MBM भी कहते हैं। जैसा नाम बताता है, इसमें मॉन्स्टर्स से ही मॉन्स्टर्स को लड़ाया जाता है। गेम में काउंटलेस स्पीशीज होती हैं और प्लेयर्स को आज़ादी मिलती है अपनी यूनिट्स रिक्रूट करने की और उनकी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करके दुश्मनों की वेव्स को रोकने की। ये एक ब्रूटल टावर डिफेंस गेम है। सुनने में मैकेनिक्स सिंपल लगते हैं, लेकिन असल में बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर किसी ने ब्लून्स TD5 जैसा गेम खेला हो तो समझ सकता है। यहाँ प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी इतनी प्रेसाइज चाहिए कि छोटी सी गलती भी हार बन सकती है। हर यूनिट को सही जगह रखना और उसकी पूरी ताकत निकालना ही जीत की असली कुंजी है। गेम मॉन्स्टर्स अपग्रेड करने देता है, लेकिन प्रोग्रेस बेहद स्लो है। इवन अगर कोई बहुत मेहनत करके अपनी स्ट्रैटेजी के जरूरी यूनिट्स को अपग्रेड कर ले, तो बैटल में गिरते ही उनका लेवल पूरी तरह रीसेट हो जाता है। यहाँ परमानेंट डेथ सच में परमानेंट है। एक बार मॉन्स्टर मर गया तो उसके स्टैट्स वापस पाने का कोई तरीका नहीं। ये कठोर रूल्स गेम प्ले को इंटेंस और एक्साइटिंग तो बनाते हैं, लेकिन इसी वजह से गेम को बहुत हेट भी मिला और इसकी रेप्यूटेशन एक हिस्टोरिकली ट्रैश गेम जैसी बन गई। उदाहरण के तौर पर, अगर स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो तो सिर्फ एक 1 स्टार गॉब्लिन से भी पावरफुल 3 स्टार ओगर को हराया जा सकता है। लेकिन जैसा कहा जाता है, जो एक इंसान के लिए बेकार है, वही दूसरे के लिए खजाना बन सकता है। हानुल इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करके अच्छी कमाई करने लगता है, क्योंकि उसकी शार्प थिंकिंग और प्लानिंग उसे गेम आसानी से जीतने में मदद करती है। इसी वजह से कम्युनिटी में उसे हार्डकोर वेटरन का दर्जा मिल चुका है। हंटर करियर के गिरने के बाद से मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स ही उसकी जिंदगी की एकमात्र लाइफलाइन बन गया है।
दुर्भाग्य से हनुल इस रास्ते पर अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज इस गेम को खेलने का उसका आखिरी दिन है। गेम डेवलपर्स इसे हमेशा के लिए शटडाउन करने वाले हैं। इंटरनेट पर बैठे कीबोर्ड वॉरियर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी लॉयल कम्युनिटी सोच में पड़ी है कि अब वो आगे क्या करेगा। उन्हें लगता है कि उसके पास वैलिड हंटर लाइसेंस तो होगा ही, इसलिए स्ट्रीमिंग खत्म भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सच्चाई काफी हर्ष है, हनुल एक्चुअली वर्किंग हंटर है ही नहीं। ये एहसास अंदर से उसे गहराई तक चुभता है। फिर भी वो ये बात पब्लिक में रिवील नहीं करता। अपनी एंग्जाइटी को साइड में रखकर वो तय करता है कि आज सर्वर पर आखिरी दिन है तो दिल खोलकर गेम खेलेगा। इस समय गेम में एक स्पेशल इवेंट चल रहा है जिसे सिंपली दी वेव कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव सीधा है, पोर्टल से निकलने वाली एंडलेस मॉन्स्टर होर्ड से अपने कैसल को प्रोटेक्ट करना। हनुल जिस वेव को चैलेंज करने वाला है वो है 700th वेव, जिसे अनचार्टेड टेरिटरी कहा जाता है। अब तक कोई भी प्लेयर स्किल या लक के दम पर यहां तक नहीं पहुंच पाया था, इसलिए हनुल एक्साइटेड भी है और अंदर से थोड़ा नर्वस भी। वो गेम स्टार्ट करता है और प्रिमोडियल गेट से मॉन्स्टर्स की एक मैसिव भीड़ स्पॉन होने लगती है। जैसे ही ये खतरनाक होर्ड आगे बढ़ती है, वो अपने लेवल 100 आर्चर को डिप्लॉय करता है ताकि दुश्मनों की संख्या कम की जा सके। लेकिन इतनी बड़ी स्वाम के सामने एक अकेला आर्चर टिक नहीं पाता और जल्दी ही मारा जाता है। ये उसके लिए बड़ा झटका होता है। फिर भी हनुल उम्मीद नहीं छोड़ता। अगली बार वो अपनी लेवल 130 सक्यूबस क्वीन को मैदान में उतारता है। लेकिन दुख की बात, वो भी एक विशाल 3-हेडेड हाउंड का शिकार बन जाती है। धीरे धीरे उसकी सारी हाई रैंकिंग यूनिट्स एक एक करके खत्म हो जाती हैं और आखिर में उसकी डिफेंस पूरी तरह खाली हो जाती है। सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। तभी गेम अचानक एक बड़ा ट्विस्ट फेंकता है। पहली बार 700th वेव को चैलेंज करने की वजह से एक स्पेशल कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है और सॉवरेन नाम का कैरेक्टर अवेकन होकर बैटलफील्ड पर कदम रखता है। सॉवरेन एक शानदार ब्लू हेयर्ड स्वॉर्ड नाइट होती है जिसका जेंडर तक अननोन है। इस अचानक हुए ट्विस्ट को देखकर हनुल पूरी तरह स्टन रह जाता है। नॉर्मली सॉवरेन्स सिर्फ एनपीसी होते हैं, बैकग्राउंड में खड़े रहने के लिए उनसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर्स की होड़ आगे बढ़ती है, ये सी दिखने वाली नाइट कैसल के गेट के सामने बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, जरा भी घबराहट नहीं। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और एक लीथल ग्रेस के साथ स्विंग करती है। तलवार से निकली डिवाइन लाइट ऐसी फैलती है कि मॉन्स्टर्स ऐसे कटने लगते हैं जैसे कोई ओवरपावर्ड वर्जन का फ्रूट निंजा चल रहा हो। यहाँ तक कि हनुल, जिसने ये गेम हजारों बार खेला है, वो भी इस कैरेक्टर की रॉ पावर देखकर पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो जाता है। तभी मॉन्स्टर्स की एक और वेव उनकी तरफ टूट पड़ती है। सॉवरेन हवा में छलांग लगाती है और आर्केन लाइट का एक और जबरदस्त वार छोड़ती है जो दुश्मनों की पूरी लाइन तबाह कर देता है। वो लगातार बीस्ट्स को खत्म करती रहती है जब तक बैटलफील्ड पर सिर्फ लाशों के ढेर ही नहीं बच जाते। हनुल के शौक की हद नहीं रहती, क्योंकि यही मोमेंट ऑफिशियली 700th वेव क्लियर होने का सिग्नल बन जाता है। अपनी पूरी स्ट्रीमिंग करियर में उसने हमेशा सोचा था कि सॉवरेन्स का काम सिर्फ बैकग्राउंड में खड़े होकर कूल दिखना है, लेकिन ये तो पूरी तरह इनसेन निकला। ये सॉवरेन तो लिटरल चीट कोड साबित हो रही थी। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि इस हिस्टोरिक अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कोई व्यूअर बचा ही नहीं है। उसकी स्ट्रीम क्रैश हो चुकी होती है और चैट में सिर्फ एक ही व्यूअर रह गया होता है। ये मिस्टीरियस व्यूअर हनुल को धन्यवाद देने लगता है, कहता है कि दुनिया जीतने के लिए उसने जो एफर्ट डाला उसके लिए वो आभारी है। वो खुशी जताता है कि हनुल की वजह से अब वो लोग हार्मनी में जी पाएंगे, क्योंकि उसने उनके लॉर्ड को अवेकन करने में मदद की है। हनुल को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये इंसान आखिर बोल क्या रहा है, और तभी चीजें और अजीब हो जाती हैं। अचानक उसके कमरे में एक आर्केन पोर्टल फटकर खुल जाता है और एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो सामने आकर दिखाती है कि उसने एक नई स्किल अवेकन कर ली है। नई स्किल का नाम देखते ही उसे अपने पुराने टीचर्स की बातें याद आने लगती हैं। उसके टीचर्स हमेशा कहा करते थे कि ई-रैंकर्स आमतौर पर डंजन्स में सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में कुछ लोग बाद में लाइफ में नई स्किल्स अवेकन कर लेते हैं। ये इतनी अनकॉमन घटना होती है कि इसे रीअवेकनिंग कहा जाता है। ये समझते ही कि उसे जिंदगी ने दूसरी चांस दी है, हनुल तुरंत इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। वो फिर से हंटर के रूप में अपना ग्रैंड कमबैक करने के लिए पूरी तरह फायर्ड अप हो जाता है। लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा देर टिकती नहीं। रीअवेकनिंग होने के बावजूद जब वो अपना मेन स्टेटस विंडो चेक करता है तो उसमें कोई चेंज दिखाई ही नहीं देता। ये बात उसे अंदर से कंफ्यूज कर देती है। तभी एक दूसरी नोटिफिकेशन सामने आती है जो उसकी नई स्किल की डिटेल्स खोलने की परमिशन देती है। स्किल समरी में उसे दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो सॉवरेन के साथ डील करे या फिर सॉवरेन से कन्वर्स करे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इन दोनों ऑप्शंस का असली मतलब क्या है, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे ब्लाइंडली एक ऑप्शन चुन लेता है, डील विद द सॉवरेन। लेकिन स्किल एक्टिवेट होने से ठीक पहले एक फ्लैशिंग रेड अलर्ट सामने आ जाता है जो वार्निंग देता है कि कंडीशन ट्रिगर करने के लिए उसके पास रिक्वायर्ड गोल ही नहीं है।
हानुल पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अभी लगा था कि वो अपने ड्रीम के एक कदम करीब आ गया है और अगले ही पल 2 कदम पीछे फेंक दिया गया। तभी मॉनिटर्स की हल्की रोशनी उसे एक नया आइडिया देती है। उसे याद आता है वो सिंगल व्यूअर जो पहले चैट में अजीब-अजीब क्रिप्टिक बातें कर रहा था। हानुल तय करता है कि उसी से जवाब निकाले जाए। जैसे ही वो स्ट्रीम फिर से स्टार्ट करता है, वही व्यूअर तुरंत ऑनलाइन आ जाता है। आसान रखने के लिए हानुल उसे व्यूअर ए कहकर बुलाने लगता है। स्ट्रीम को लॉक करके ताकि कन्वर्सेशन स्ट्रिक्टली वन ऑन वन रहे, हानुल सीधे वो सवाल पूछना शुरू करता है जिनके जवाब उसे बेहद जरूरी हैं। क्योंकि रीअवेकनिंग के एग्जैक्ट मोमेंट पर वही व्यूअर आया था, हानुल को पूरा यकीन है कि उसके पास आंसर्स होंगे। बिना घुमाए फिराए वो सीधे पूछता है, क्या उसे उसकी रीअवेकनिंग के बारे में कुछ पता है? और उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब व्यूअर एक शांत तरीके से हाँ में जवाब देता है। हानुल हमेशा जानता था कि अवेकनिंग ऐसी चीज है जो इंसानों के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होती है। इसलिए उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या स्क्रीन के दूसरी तरफ मौजूद ये एंटिटी ही उसकी रीअवेकनिंग की वजह है? वो तुरंत अगला सवाल पूछता है, आखिर ये सब अचानक क्यों हुआ? कोई अनजान अस्तित्व सिर्फ एक फेल्ड गेमर को दूसरी चांस देने के लिए क्यों दखल देगा? मगर मिस्टीरियस एंटिटी बहुत सिंपल जवाब देती है। वो कहती है कि सॉवरेन ने खुद हानुल को चुना है, बस यही सच है। और जहां तक इतने बड़े फेवर की बात है, तो वजह सिर्फ इतनी है कि हानुल ही वो कैटलिस्ट था जिसने उनके लॉर्ड को सबसे पहले अवेकन किया। एंटिटी उसे भरोसा दिलाती है कि अभी उसके दिमाग में जो कंफ्यूजन का धुंध छाया हुआ है, वो समय के साथ खुद साफ हो जाएगा। और जो नई स्किल्स उसे मिली हैं, उन्हें वो उनके लॉर्ड की ग्रैटिट्यूड का टोकन समझे। अब हानुल सवाल जवाब छोड़ देता है और पूरा फोकस इस बात पर लगाता है कि इन नई पावर्स को एक्चुअली यूज कैसे किया जाए। कॉन्वर्सेशन विद द सॉवरेन नाम की स्किल कूल डाउन पर होती है, यानी उसे एक्टिवेट करने से पहले इंतजार करना पड़ेगा। ये बात वो मान लेता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि दूसरी स्किल पे वॉल के पीछे लॉक्ड क्यों है। तभी मिस्टीरियस एंटिटी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत सिस्टम में सीधे 50 गोल्ड हानुल के वॉलेट में डिपॉजिट कर देती है। अब रिक्वायर्ड करेंसी मिलने के बाद हानुल आखिर अपनी स्किल्स को फ्रीली टेस्ट कर सकता है और धीरे धीरे पूरी मिस्ट्री समझ सकता है। अपना काम पूरा होने के बाद वो एंटिटी उसे फेयरवेल कहती है और स्ट्रीम से लॉग ऑफ हो जाती है। हानुल पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। वो खुद को पिंच तक करता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं वो किसी हाइपर रियलिस्टिक ड्रीम में तो नहीं फंसा। लेकिन एक बात अब बिल्कुल क्लियर है, ये रीअवेकनिंग कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे वही मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है जिसे लॉर्ड कहा जा रहा है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से पिंग करती है और उसे 50 गोल्ड डिपॉजिट का अलर्ट मिलता है। अब उसके पास फाइनली इनफ करेंसी है और वो अपनी स्किल डील विद द सॉवरेन एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाता है। तुरंत उसके सामने एक विशाल डिजिटल स्टोर फ्रंट प्रकट हो जाता है जिसमें खरीदने के लिए अवेलेबल मॉन्स्टर्स की लंबी लिस्ट दिखाई देती है। जब हानुल अपना वॉलेट चेक करता है तो पता चलता है कि उसके पास मौजूद मामूली 50 गोल्ड में वो सिर्फ एक ही यूनिट अफोर्ड कर सकता है, स्लेव गॉब्लिन। बाकी सब कुछ बेहिसाब महंगा है। सबसे एक्सपेंसिव कैरेक्टर खुद सॉवरेन होती है, जिसकी प्राइस 11 डिजिट्स की एक पागल कर देने वाली लंबी संख्या में लिखी होती है। सिर्फ उसे देखकर ही हानुल का दिमाग घूमने लगता है। जाहिर है वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन उसकी कीमत पूरी तरह अनरीचेबल लगती है। लेकिन हानुल को सबसे ज्यादा हैरानी स्किल से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि ये सिस्टम विंडो बिल्कुल उसके गेम मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स जैसी दिख रही है। मॉन्स्टर्स के छोटे होलोग्राफिक मॉडल्स अपने प्राइस टैग्स के साथ घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 1-to-1 कॉपी की तरह, बस कुछ मामूली डिफरेंसेस के साथ। गेम में जिस तरह ओन्ड यूनिट्स को सामन किया जा सकता था, उसी लॉजिक से हानुल अंदाजा लगाता है कि रियल वर्ल्ड में भी सिस्टम शायद उसी तरह काम करेगा। उसके चेहरे पर हल्की सी कॉन्फिडेंट स्मर्क आ जाती है। उसे खुद फिजिकली स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं, उसके समन्स ही उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तभी उसे गोल्ड कमाने का तरीका याद आता है। एमबीएम में प्लेयर्स 2 तरीकों से पैसा कमाते थे, डंजियंस क्लियर करके या मॉन्स्टर्स हंट करके उनका लूट बेचकर। गेम की वही लॉजिक रियलिटी पर अप्लाई करते हुए वो समझ जाता है कि उसे गोल्ड फार्म करने के लिए मॉन्स्टर्स मारने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके फिजिकल स्टैट्स अभी रॉक बॉटम पर हैं, इतने कम कि वो लोएस्ट ग्रेड स्लाइम तक का शिकार नहीं कर सकता। किसी डेंजरस मॉन्स्टर की तो बात ही अलग है। कोई और ऑप्शन न होने पर वो स्लेव गॉब्लिन खरीदने का ट्रांजैक्शन कंफर्म कर देता है। तुरंत एक नीली पोकबॉल जैसी ऑब्जेक्ट रियलिटी में मटेरियलाइज होती है, जिसके अंदर उसका स्लेव गॉब्लिन मौजूद होता है। सीन शिफ्ट होता है बसलिंग हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में। हानुल यहाँ ऑफिशियली खुद को सोलो ई रैंक हंटर के रूप में रजिस्टर कराने आया है। रिसेप्शनिस्ट जब उसका नया रिकॉर्ड खोलती है तो उसे उसकी रैंक के हिसाब से 4 अवेलेबल जॉब्स दिखाई देती हैं। हानुल सभी ऑप्शंस ध्यान से कंपेयर करता है और जानबूझकर वही मिशन चुनता है जो उसकी कमजोर फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से सबसे अनसूटेबल लगता है, पहाड़ों के पीछे बसे एक रिमोट विलेज में गॉब्लिन एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट।
अटेंडेंट तुरंत उसे वार्निंग देती है कि वो एरिया इमरजेंसी सपोर्ट की रीच से पूरी तरह बाहर है। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई तो उसे पूरी तरह अकेले ही सर्वाइव करना होगा। लेकिन यही तो हनुल चाहता है। अभी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है बिना किसी अनवांटेड अटेंशन के क्वाइटली काम करने की। उस यंग हंटर को देखकर, जो शायद अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, अटेंडेंट को हल्की सी दया महसूस होती है। फिर भी वो उसका स्टेटस अपडेट कर देती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है और अटेंडेंट उसे भरोसा दिलाती है कि मिशन की सारी डिटेल्स उसे मैसेज में भेज दी जाएंगी। अब हनुल ऑफिशियली डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर्ड है और अपने फर्स्ट मिशन को लेकर अंदर से एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। रिमोट विलेज पहुंचते ही कमीशन देने वाला क्लाइंट, एक बुजुर्ग आदमी, जल्दी जल्दी बाहर आकर उससे मिलता है। वो बेहद ग्रेटफुल होता है कि किसी हंटर ने सच में उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। आखिर इतनी कम पेमेंट के लिए इतनी दूर आने को बहुत कम अवेकनर्स तैयार होते हैं। फिर भी बूढ़ा आदमी थोड़ा डाउटफुल दिखता है। उसे यकीन नहीं होता कि हनुल जैसा दुबला पतला लड़का उन खतरनाक क्रीचर्स को अकेले हैंडल कर पाएगा। उसे सच में उसकी सेफ्टी की चिंता होती है। उसकी सिंसेरिटी को अप्रिशिएट करते हुए हनुल कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और भरोसा दिलाता है कि अब वो गंदे मॉन्स्टर्स गांव को और परेशान नहीं करेंगे। गॉब्लिन नेस्ट की तलाश में जब हनुल जंगल के अंदर गहराई तक जाता है तो उसे एक अनएक्सपेक्टेड सीन दिखाई देता है। जंगली और हिंसक दिखने की जगह गॉब्लिन्स आराम से स्ट्रीम के किनारे बैठे पानी पी रहे होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह कैजुअल तरीके से। वियर्ड फीलिंग को इग्नोर करते हुए हनुल अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अपना नया फैमिलियर निकालता है, जो अभी ब्लू ब्लॉब फॉर्म में होता है। एक पोकेमोन ट्रेनर की तरह पोज लेते हुए वो ब्लू पोकबॉल पूरी स्पीड से उनकी तरफ फेंक देता है। सीए जाकर गॉब्लिन्स के सामने गिरती है। एक पल, कुछ भी नहीं होता। हनुल अचानक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। पोकबॉल डिप्लॉय ही नहीं हुई लगती। गॉब्लिन्स तुरंत समझ जाते हैं कि सामने खड़ा इंसान हॉस्टाइल है। वो अपने शार्प क्लॉस निकालकर उसकी तरफ झपटते हैं, उसे चीर डालने के लिए तैयार। भागने की जगह हनुल खुद को संभालता है। मजबूरी में वो बेयर हैंडेड लड़ने के लिए फिस्ट कस लेता है, डेस्परेट काउंटर पंच मारने को तैयार। लेकिन जैसे ही एक ग्रीन गॉब्लिन उस पर हमला करने वाला होता है, सिस्टम आखिर एक्टिवेट हो जाता है। अचानक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट के साथ गॉब्लिन समन हवा से मटेरियलाइज होता है और अपने मैसिव क्लब से दुश्मन गॉब्लिन को जोरदार वार मारकर दूर उड़ा देता है। अपने समन को पास से देखते ही हनुल के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। जब उसने एमबीएम स्ट्रीम करना शुरू किया था, उसका पहला मॉन्स्टर भी एक सिंपल स्लेव गॉब्लिन ही था। धीरे धीरे उसने उस वीक मिनियन को गॉटियर आइटम्स पहनाकर इतना पावरफुल बना दिया था कि वो अकेले 100 मॉन्स्टर वेव्स क्लियर कर देता था। उसने उस गॉब्लिन का नाम रखा था गोनो। अब फैमिलियर के स्टैट्स देखकर साफ समझ आता है कि इस क्रीचर के पास वही टॉप टियर ए रैंक इक्विपमेंट है जिसे पाने के लिए हनुल ने गेम में एंडलेस ग्राइंडिंग की थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है, ये वही गोनो है, बस अब रियल वर्ल्ड में जिंदा खड़ा है। गोनो पूरी तरह बर्सर्क हो जाता है और सामने खड़े 2 गॉब्लिन्स को लिटरली टुकड़े टुकड़े कर देता है। तीसरा गॉब्लिन अपनी बची खुची समझ इस्तेमाल करके उल्टी दिशा में भागने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। गोनो ने रेवंस विंग बीट शूज पहन रखे होते हैं और वो बिजली की चमक की तरह स्पीड से उसके पीछे दौड़ पड़ता है। फैमिलियर बिजली जैसी स्पीड से क्लियरिंग पार करता है और आखिरी गॉब्लिन को चीखने का मौका मिलने से पहले ही टुकड़ों में काट देता है। हनुल वहीं खड़ा रह जाता है, उसका मुंह लिटरली खुला का खुला रह जाता है। उसने कभी सच में महसूस ही नहीं किया था कि रियल वर्ल्ड में गोनो कितना डरावना और ओवरपावरिंग हो सकता है। थ्रेट खत्म होते ही खून से सना फैमिलियर आराम से अपने मास्टर के पास वापस आता है और अचानक एक सरप्राइजिंगली क्यूट पपी डॉग फेस बनाकर हेडपैट की डिमांड करने लगता है, जैसे गुड जॉब के बदले रिवॉर्ड चाहता हो। हनुल फिर से पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई मॉन्स्टर इतना होलसम बिहेवियर भी दिखा सकता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड करता है। मैसेज दिखाता है कि गोनो का अफेक्शन लेवल अभी 100 में से 20 है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि अफेक्शन मैक्स होने पर एक बिल्कुल नई स्किल अनलॉक होगी। जो हनुल अभी तक प्रैक्टिकल गेमर माइंडसेट की वजह से अपने सामन को छूने तक में हेजिटेंट था, वही अचानक घुटनों पर बैठ जाता है और गॉब्लिन को ऐसे गले लगा लेता है जैसे सालों बाद अपना खोया हुआ भाई मिल गया हो। अब वो वापस मेन प्रॉब्लम पर ध्यान देता है। उसे तुरंत एक बड़ी इश्यू समझ आती है, मरे हुए गॉब्लिन्स ने कोई लूट ड्रॉप ही नहीं किया। अगर लूट नहीं मिलेगा तो गोल्ड फार्म कैसे होगा? लेकिन गोनो को पहले से ही जवाब पता होता है। वो एक कोर्प्स से दूसरे कोर्प्स पर कूदता है और उनके सीने में हाथ डालकर उनकी लाइफ एसेंस निकालने लगता है, जो हल्की चमकती हुई स्टोन्स के रूप में दिखाई देती है। पास ही आर्केन ब्लू एनर्जी का एक पोर्टल खुल जाता है और गोनो कैजुअली उन स्टोन्स को उसके अंदर फेंक देता है। तुरंत एक्सचेंज पूरा होता है। 3 लो ग्रेड कोर्स के बदले लॉर्ड्स कैसल ऑफ इल्यूजन सीधे हनुल के अकाउंट में 30 गोल्ड डिपॉजिट कर देता है। अब सब कुछ हनुल को साफ समझ आने लगता है।
मॉन्स्टर्स सीधे कॉइन्स ड्रॉप नहीं करते, उनकी मना स्टोन्स निकालनी पड़ती हैं और फिर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करके गोल्ड मिलता है। मैकेनिक्स इतनी जल्दी समझ लेने के लिए वो गोनो पर और भी प्यार बरसाता है। गोल्ड मिल चुका है, तो अब अगला स्टेप है क्वेस्ट कंप्लीट होने का फिजिकल प्रूफ कलेक्ट करना, ताकि एसोसिएशन में सबमिशन किया जा सके। लेकिन लगता है कि वो 3 गॉब्लिन्स सिर्फ शुरुआत थे। अचानक जंगल की गहराई से जोरदार हलचल की आवाज गूंजती है। हर गुजरते सेकंड के साथ जमीन कांपने लगती है। पेड़ एक एक करके टूटते और चकनाचूर होते जाते हैं, जैसे कोई विशाल चीज रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही हो। और फिर वो सामने आता है, एक जायंट ओगर। हानुल का कॉन्फिडेंस तुरंत हिल जाता है। इतना विशाल ओगर सिर्फ बी रैंक गेट्स या उससे ऊपर स्पॉन होना चाहिए। इसका ई रैंक क्वेस्ट जोन में होना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। लेकिन तभी उसकी नज़र एक इंपॉर्टेंट डिटेल पर जाती है। ओगर जोर जोर से सांस ले रहा होता है और उसके पूरे शरीर पर ताज़े गहरे घाव होते हैं। साफ दिख रहा है कि वो पहले ही किसी ब्रूटल फाइट से गुजर चुका है। फिर भी बॉस लेवल मॉन्स्टर को इंजुरीज की वजह से अंडर एस्टिमेट करना सुइसाइड जैसा होगा। सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब सिस्टम का रेड अलर्ट फ्लैश होता है। गोनो की समन ड्यूरेशन में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। इसके बावजूद लॉयल फैमिलियर बिना डरे आगे बढ़ता है। अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन के सामने भी वो बिल्कुल अनफेस्ड खड़ा रहता है। गोनो पीछे मुड़कर अपने मास्टर की तरफ कॉन्फिडेंट नजर डालता है, जैसे बिना शब्दों के बस एक चीज पूछ रहा हो, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? रेवंस विंग बीट शूज एक्टिवेट करते ही गोनो बिजली जैसी स्पीड से उस विशाल दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। बेहेमत जोर से दहाड़ता है और एक उखड़ा हुआ पेड़ बेसबॉल बैट की तरह घुमाकर उस छोटे से अटैकर को उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन गोनो की स्पीड बिल्कुल अलग लेवल की होती है। वो ऊंची छलांग लगाकर हवा में मिड एयर स्टांस लेता है, अपनी मोमेंटम को लिमिट तक पुश करते हुए। अगले ही पल वो आसमान से गिरते मीटियोर की तरह नीचे आता है, क्लब सीधा ओगर की खोपड़ी पर निशाना बनाकर। ओगर घबराकर अपने मैसिव आर्म्स ऊपर उठाता है ताकि वाइटल पार्ट्स बचा सके। लेकिन गोनो रुकता नहीं। इम्पैक्ट का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक भयानक क्रंच की आवाज के साथ उसकी आर्म बोन्स टूट जाती हैं और रिब्स अंदर धंस जाती हैं। अपनी बूस्टेड स्ट्रेंथ को और आगे धकेलते हुए गोनो एक मैसिव शॉकवेव छोड़ता है। पूरे जंगल में गड़गड़ाहट फैल जाती है और शॉकवेव की ताकत से हानुल खुद पीछे की तरफ फिसल जाता है, बस गिरने से किसी तरह बचते हुए। आखिरकार ओगर पूरी तरह उस किनेटिक फोर्स के नीचे कुचल जाता है। हानुल ये रॉ पावर देखकर पूरी तरह स्टन रह जाता है। वो खुशी में दौड़कर आता है और विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए छोटा सा एक्साइटेड डांस तक करने लगता है। लेकिन समन टाइमर लगभग खत्म हो चुका होता है, सिर्फ 3 सेकंड्स बाकी। जल्दी से गोनो ओगर के सीने में हाथ डालकर एक विशाल मना स्टोन निकालता है और अपने मास्टर की तरफ बढ़ा देता है। अगली ही पल फैमिलियर नीली ऑर्ब फॉर्म में डिसोल्व हो जाता है। अब हानुल के हाथ में सिर्फ एक भारी हाई क्वालिटी कोर बचा होता है, उनकी जीत का सबूत। रहस्यमय आर्केन पोर्टल फिर से प्रकट होता है ताकि इनाम दिया जा सके। हानुल उस पोर्टल के अंदर लो इंटरमीडिएट मना स्टोन फेंक देता है और बदले में उसे सीधे 100 गोल्ड मिलते हैं। इससे उसका कुल गोल्ड बढ़कर 130 हो जाता है, जो अभी के लिए काफी आरामदायक रकम है। लेकिन सिस्टम के पास अभी एक और सरप्राइज बाकी है। क्योंकि यह हानुल का पहला आधिकारिक मॉन्स्टर किल था, इसलिए सिस्टम उसे एक प्रीमियम गाचा टिकट से इनाम देता है। इस टिकट की मदद से खिलाड़ी बेहद दुर्लभ आइटम पाने के लिए रोल कर सकते हैं। हालांकि हर अनुभवी खिलाड़ी जानता है कि इनकी ड्रॉप रेट अक्सर बेहद खराब होती है। जैसे ही हानुल टिकट एक्टिवेट करता है, उसके सामने अचानक एक खूबसूरती से सजा हुआ चेस्ट प्रकट हो जाता है, जो रहस्यमय आइटमों से भरा हुआ है। तभी सिस्टम एक दिलचस्प सच्चाई भी बताता है, गाचा से मिलने वाला गॉटियर गियर सिर्फ उसके समन के लिए नहीं है। हानुल खुद भी उन आइटमों को पहन सकता है, जिससे उसके बेहद कमजोर स्टैट्स में भी काफी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अपनी नई ताकत का जश्न मनाने से पहले ही उसे टूटती हुई टहनियों की आवाज सुनाई देती है। कोई उसकी तरफ आ रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरी तरह हथियारों से लैस अवेकन्स की एक टीम उस जगह पर पहुंच जाती है। साफ पता चल रहा था कि वे घायल ओगर के निशान का पीछा करते हुए यहां तक आए हैं। उनका पीछा किया हुआ रास्ता सच में उन्हें उनके लक्ष्य तक ले आया था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ओगर पहले ही मरा हुआ पड़ा था। जैसे ही हानुल उस टीम को ध्यान से देखता है, उसका दिल बैठ जाता है। उसे तुरंत उस टीम की लीडर पहचान में आ जाती है, युन सुआ, जो प्रतिष्ठित पोंगबेक गिल्ड की टीम 2 की लीडर है। यह साफ समझ में आ जाता है कि ओगर से पहले लड़ाई इन्हीं लोगों की हुई थी। उन्होंने ही उसे काफी कमजोर किया था, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला था। अब अगर किसी हाई रैंक गिल्ड को लगे कि किसी ने उनका शिकार छीन लिया है, तो मामला संभालना आसान नहीं होता। हानुल चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुआ तेज आवाज में उसे रुकने का आदेश देती है। उसकी टीम तुरंत फैलकर हानुल को चारों तरफ से घेर लेती है। सुआ औपचारिक तरीके से अपना परिचय देती है और सख्त लहजे में बताती है कि वह असामान्य ओगर उनका तय किया हुआ शिकार था।
साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस स्थिति से बिल्कुल खुश नहीं है, खासकर इस बात से कि किसी और ने उनके टारगेट को मार गिराया। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। सुआ मरे हुए ओगर को देखती है और सोचने लगती है कि आखिर यह आदमी अकेले उस मॉन्स्टर को कैसे हरा पाया। भले ही ओगर पहले से घायल था, लेकिन फिर भी उसे मारना आसान नहीं था। उनकी टीम में 3 बी रैंक हंटर पूरी ताकत लगा रहे थे और फिर भी उसे खत्म नहीं कर पाए थे। इस आधार पर वह एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, यह आदमी कम से कम ए रैंक का होना चाहिए। तभी वह अपना रवैया थोड़ा बदलती है। वह हाथ बढ़ाकर खुद को पुनबैक गिल्ड की सुआ के रूप में परिचित कराती है। असल में वह समझना चाहती थी कि आखिर उसके सामने खड़ा आदमी कैसा है। हनुल भी शांत तरीके से अपना परिचय देता है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात होती है। सुआ को महसूस होता है कि एक आर्कएंजल किसी तरह उस व्यक्ति में दिलचस्पी ले रहा है जो उसके सामने खड़ा है। यह बात उसे चिढ़ा देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले लड़के में ऐसा क्या खास है। जिज्ञासा में वह हनुल से पूछती है कि क्या उसने उस मॉन्स्टर का शिकार अकेले किया था। हनुल थोड़ा गोलमोल जवाब देता है और बस इतना मान लेता है कि हाँ, उसने ही उसे मारा। यह जवाब सुनकर सुआ और ज्यादा सतर्क हो जाती है। उसे लगने लगता है कि यह आदमी शायद कुछ छुपा रहा है। फिर वह बताती है कि ओगर के साथ पिछली लड़ाई उनकी टीम की थी और उसे खुशी है कि हनुल ने मॉन्स्टर को आगे नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोक दिया। हनुल बस कैजुअली कहता है कि यह सब किस्मत की वजह से हो गया, लेकिन सुआ को पता है कि यह सीधी सीधी बकवास है, क्योंकि सिर्फ किस्मत से कोई ओगर नहीं मार सकता। अब वह पूरी तरह उसे शक करने लगती है। फिर भी वह एक फैसला लेती है। वह मान जाती है कि ओगर का पूरा इनाम हनुल को दिया जाएगा, यानी पुंगबेक गिल्ड खुद हंटर हनुल से संपर्क करेगा और उसे उसकी भूमिका के लिए भुगतान देगा। यह सुनकर खुद हनुल भी हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये लोग अपना शिकार इतनी आसानी से छोड़ रहे हैं। लेकिन सुआ काफी चालाक है। वह तुरंत एक शर्त जोड़ देती है, एक सवाल जो वह काफी देर से पूछना चाहती थी। हनुल को पहले से अंदाजा था कि इतना अच्छा सौदा मुफ्त में नहीं मिलेगा, लेकिन वह तब और चौंक जाता है जब सुआ कैजुअली अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा देती है। मजेदार बात यह है कि उस वक्त सुआ बिल्कुल किसी छोटी सी लड़की की तरह लग रही थी जो अपने क्रश से नंबर मांग रही हो। खुद वह भी नंबर मांगते समय थोड़ी घबरा जाती है। और दूसरी तरफ हमारा बेहद डेंस प्रोटैगोनिस्ट हनुल समझ ही नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद दृश्य बदल जाता है। हनुल उस गांव के अंकल से मिलता है जिनकी जान उसने बचाई थी। गांव वाले उस हंटर के बहुत आभारी हैं जिसने उनकी मदद की। हनुल बस इतना खुश है कि उसने उनके लिए पहाड़ पर जाने का एक सुरक्षित रास्ता साफ कर दिया। उसे यह भी पता चलता है कि इन गांव वालों की जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी रही है। गांव का मुखिया उसे बदले में कुछ देना चाहता है। यह प्रस्ताव हनुल के काम का साबित होता है, क्योंकि वह असल में एक मशहूर जगह के बारे में जानना चाहता था, ट्रेनिंग मॉन्यूमेंट की लोकेशन। बूढ़ा आदमी उसे एक रास्ता दिखाता है जो सीधे नीचे की तरफ जाता है। वह भरोसा दिलाता है कि उस रास्ते के अंत में ही वह जगह मिलेगी। साथ ही वह यह भी कहता है कि उसी रास्ते को लोग अच्छी किस्मत का रास्ता भी मानते हैं। हनुल का मूड अभी काफी अच्छा है, भले ही वह अंधविश्वासों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। फिर भी वह उसी रास्ते के आखिर में खड़ा होकर अपने गाचा पुल वाला ट्रेजर चेस्ट प्रकट करता है। असल में वह सोच रहा था कि अगर यह रास्ता सच में अच्छी किस्मत वाला है तो क्यों न चेस्ट खोलने से पहले अपनी किस्मत को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लिया जाए। शायद इससे अंदर से कुछ अच्छा निकल आए। तभी उसका फोन बजता है। मैसेज सुआ का होता है। वह हनुल से संपर्क कर रही थी ताकि ओगर किल के लिए उसे इनाम दिया जा सके। हनुल खुद हैरान रह जाता है कि वह लड़की उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वह गिल का ऑफिशियल नंबर इस्तेमाल करने के बजाय अपना पर्सनल नंबर इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन हनुल अभी इन सब बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसका पूरा फोकस सिर्फ उस ट्रेजर चेस्ट पर था जिसे खोलने का मौका उसे असल जिंदगी में मिलने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे पता था कि इस चेस्ट की ड्रॉप रेट्स बेहद खराब होती हैं, लेकिन फिर भी वह खुश था कि कम से कम उसे एक हाई रैंक आइटम पाने का मौका तो मिला है। हनुल ज्यादा लालच भी नहीं करता। वह बस मन ही मन प्रार्थना करता है कि किसी तरह उसे कम से कम ए रैंक आइटम मिल जाए। फिर वह चेस्ट खोलने का फैसला करता है। जैसे ही चेस्ट एक्टिवेट होता है, एक चमकदार रोशनी बाहर निकलती है और उसके सामने अलग अलग रैंक के कई हथियार प्रकट होने लगते हैं। उन सब में सबसे ऊंची रैंक एस रैंक की थी, एक शानदार खून जैसी लाल और सुनहरी लाइनों से सजी हुई आर्मर। रोशनी पहले तेज सुनहरी चमकती है और फिर धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगती है। हनुल उस शानदार आर्टिफैक्ट को हैरानी से देखता रहता है, लेकिन तभी सीन अचानक कट हो जाता है और यह साफ नहीं दिखाया जाता कि उसे आखिर मिला क्या। कुछ देर बाद घर पर बैठा हनुल अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा होता है। अब उसे गोल्ड कमाने का तरीका मिल चुका था,
लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी अभी यह थी कि वह अपने मॉन्स्टर्स को ट्रेन कैसे करे, क्योंकि सिस्टम के कुछ नियम उसे समझ नहीं आ रहे थे। जब वह अपने मॉन्स्टर शीट को देखता है तो वहां उसे गोब्लिन फाइटर हायर करने का ऑप्शन दिखता है, लेकिन तभी वह चौंक जाता है क्योंकि वहां ओगर बरसर्कर भी हायर करने के लिए उपलब्ध था। एक सामान्य गोब्लिन वॉरियर को हायर करने के लिए 70 गोल्ड लगते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ओगर बरसर्कर की कीमत देखकर वह दंग रह जाता है। 420 गोल्ड। यह कीमत उसकी क्षमता से काफी बाहर थी, फिर भी वह ऑप्शन उपलब्ध था। तभी अचानक हनुल के दिमाग में एक बात क्लिक करती है। सिस्टम उसे सिर्फ वही मॉन्स्टर हायर करने देता है जिन्हें उसने खुद अपने हाथों से मारा है। अगर यह सच है तो बात समझ में आती है कि अभी सिर्फ गोब्लिन और ओगर क्लास ही अनलॉक क्यों हुए हैं, भले ही उनके गोल्ड में कितना भी फर्क हो। इसका मतलब साफ था, अगर हनुल को और नए मॉन्स्टर्स चाहिए तो उसे उन्हें खुद शिकार करके मारना होगा। पहले यह शर्त काफी मुश्किल लगती थी, लेकिन गाचापुल के बाद अब चीजें थोड़ी मुमकिन लगने लगी थीं। और हाँ, असली ट्विस्ट यहां आता है। हनुल को वह एस रैंक आर्मर नहीं मिला, इसके बजाय उसे मिला एक यूनिक ग्रेड का चश्मा। यह चश्मा उसके स्टैट्स को बढ़ाता है और उसे एक खास स्किल भी देता है। हनुल खुद हैरान रह जाता है कि उसके हाथ यूनिक ग्रेड का आइटम लग गया। यह आर्टिफैक्ट बेहद दुर्लभ था। गेम में एक यूनिक ग्रेड आइटम की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि वह 3 या उससे ज्यादा ए रैंक आइटमों के बराबर ताकत दे सकता है। हनुल तुरंत वह चश्मा पहनकर उसका असर टेस्ट करता है। जैसे ही वह पहली बार उसे एक्टिवेट करता है, ऐसा लगता है जैसे उसे दुनिया के सारे राज दिखने लगे हों। उसके सारे स्टैट्स में +5 का बफ जुड़ जाता है। साथ ही उसे एक नई स्किल मिलती है, सेजेस आई। इस स्किल की मदद से वह दिन में 2 बार अपने सामने मौजूद टारगेट के स्टैट्स और स्किल्स की जानकारी देख सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक तरह की स्कैनिंग या अप्रेजल स्किल थी। हनुल अपने स्टैट्स बढ़ते देखकर काफी प्रभावित हो जाता है और इस यूनिक इफेक्ट को पागलपन भरा बताता है। वह सोचने लगता है कि शायद किसी दुश्मन पर इसे इस्तेमाल करके जानकारी चेक करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके लिए यह आइटम बिल्कुल परफेक्ट था। अगर वह मॉन्स्टर्स के सही स्टैट्स देख सकता है तो उनका शिकार करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चश्मा उतारते हुए हनुल अचानक एक और बात सोचने लगता है, सिस्टम आखिर उसे इतनी अच्छी चीजें क्यों दे रहा है? क्या वजह है कि उसे ही चुना गया? यह सवाल उसके दिमाग में घूम ही रहा होता है कि अचानक सिस्टम उसकी स्क्रीन पर चेतावनी दिखा देता है। एक नई वेव आने वाली थी। सिस्टम उसे तुरंत अपनी रक्षा तैयार करने की सलाह देता है। स्क्रीन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगते हैं और पूरा सिस्टम जैसे पागल हो जाता है। हनुल जब गेम स्क्रीन ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक नई वेव, 701वीं वेव, सिर्फ 10 मिनट में शुरू होने वाली थी। हनुल को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह इतने कम समय में अपनी रक्षा कैसे तैयार करे। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूमने लगती है, मॉन्स्टर्स की नरकीय सेना जो वेव शुरू होते ही उस पर टूट पड़ेगी। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे लेवल 1 का खिलाड़ी सीधे फाइनल बॉस से लड़ने जा रहा हो। हनुल का आत्मविश्वास हिलने लगता है। वह इस वेव को मना करने का सोचता है क्योंकि उसे डर था कि इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन सिस्टम तुरंत एक और चेतावनी देता है। अगर वह इस मॉन्स्टर इन्वेजन के खिलाफ हार गया तो कैसल ऑफ इल्यूजन्स पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और इसका मतलब होगा कि उसकी सारी ताकतें, सारी क्षमताएं और पूरा सिस्टम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहीं से कहानी का असली खतरनाक मोड़ शुरू होता है। हनुल को जैसे भविष्य की झलक दिखाई देती है। पूरी दुनिया जल रही है, शहर बर्बाद हो रहे हैं और हर तरफ तबाही फैली हुई है। साफ था कि अगर वह असफल हुआ तो नतीजा सिर्फ एक ही होगा, मौत। वेव शुरू होने वाली थी और हनुल के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह उन खतरनाक मॉन्स्टर्स को कैसे रोकेगा। सामने नीला गेट एक पोर्टल की तरह घूम रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसा गेम में दिखाई देता है। लेकिन हनुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे इस सब में जबरदस्ती क्यों घसीटा जा रहा है। सबसे पागलपन वाली बात यह थी कि अगर वह इसमें हिस्सा लेता है और हार जाता है तो इसका नतीजा सिर्फ उसकी हार नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तबाही होगा। यह एक बेहद खतरनाक पेनल्टी थी। फिर भी सिस्टम ने फैसला कर लिया था, 10 मिनट में वेव शुरू होगी। हनुल समझ गया कि अभी ज्यादा सोचने का समय नहीं है। उसे बस एक ही काम करना है, मॉन्स्टर्स को रोकना। असल में यह गेम हमेशा से एक साधारण डिफेंस गेम रहा है, जिसका मकसद था मॉन्स्टर्स को किले तक पहुंचने से रोकना। इसे ऐसे समझो जैसे टावर डिफेंस गेम हो। लेकिन इस गेम की कठिनाई इतनी ज्यादा थी कि इसमें असली हथियार था स्ट्रेटेजी। यह गेम थोड़ा होलो नाइट जैसे कठिन गेम्स की तरह था, जहां सही रणनीति ही जीत का रास्ता बनाती है। खिलाड़ी को सही जगह पर मॉन्स्टर्स को समन करना होता है, किले की अलग अलग डिफेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है और कई आइटम्स को भी सही समय पर लगाना पड़ता है। इन सब चीजों को मिलाकर ही हर स्थिति के लिए सबसे सही रणनीति बनाई जाती है।
हनुल के सामने मौजूद कंट्रोल्स अभी टच स्क्रीन की तरह काम कर रहे थे। सबसे पहले वह अपने मॉन्स्टर इन्वेंटरी को चेक करता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके पास कुल 5 मॉन्स्टर्स डिप्लॉय करने के लिए मौजूद हैं, 4 गोब्लिन और 1 ओगर। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि इस मोड में वह इन मॉन्स्टर्स को बिना हायर किए भी इस्तेमाल कर सकता था। वह यह भी सोचता है कि क्या वह सॉवरेन की ताकत भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अफसोस यह फीचर अभी उपलब्ध नहीं था। फिर वह सोचता है कि क्यों न अपने गोल्ड से कुछ और सैनिक खरीद लिए जाए, लेकिन सिस्टम तुरंत उसे रोक देता है। वेव की घोषणा के बाद कोई भी बदलाव करना मना था। अब हनुल को लगने लगा कि यह सिस्टम शायद जानबूझकर उसके साथ खेल खेल रहा है। इस वेव का दुश्मन था काउंट गुलार और उसकी खास सेना, जिसे कहा जाता है ड्रैगन चिल्ड्रन। काउंट गुलार की रेटिंग थी 6 स्टार और उसके साथ थे 61 ड्रैगन। 6 स्टार मॉन्स्टर से लड़ाई करना कोई मजाक नहीं था। इस गेम में स्टार रैंक सीधे मॉन्स्टर की ताकत दिखाती थी। जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा शक्ति और क्षमता। अगर 2 मॉन्स्टर्स के स्टार रैंक में बहुत ज्यादा फर्क हो तो कमजोर मॉन्स्टर तुरंत कुचल दिया जाता है। और यहां हालत यह थी कि हनुल के पास सिर्फ 1 स्टार मॉन्स्टर्स थे और सामने 6 स्टार दुश्मन। नतीजा लगभग तय था। एक अकेला ड्रैगन भी उसकी पूरी सेना को खत्म कर सकता था। उसके पास न ज्यादा गोल्ड था और न ही कोई अतिरिक्त मॉन्स्टर्स। रणनीति बनाना भी मुश्किल लग रहा था। तभी सिस्टम उसे एक खास फायदा देता है। उसे एक डिफेंस स्ट्रक्चर और एक आइटम चुनने का मौका दिया जाता है जो उसकी पूरी सेना पर लागू होगा। सुनने में यह मदद लगती थी, लेकिन हनुल को यह बात लगभग मजाक जैसी लगी। इतनी छोटी मदद के साथ सिस्टम उसे उम्मीद कर रहा था कि वह इस पागलपन भरे स्टेज को क्लियर कर लेगा। हालात चाहे कितने भी खराब हों, हनुल के पास एक ही विकल्प था, जो कुछ उसके पास है उसी से लड़ना। आखिर वह इस बेहद कठिन गेम का वेटरन खिलाड़ी था। वह अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आसपास के एनवायरनमेंट को समझना शुरू करता है। सिर्फ 8 मिनट बचे थे। वह तेजी से अलग अलग रणनीतियां सोचता है, हर छोटे बड़े फैक्टर को ध्यान में रखता है और बिजली की गति से अपनी तैयारी करता है। काउंटडाउन चलता रहता है जब तक कि टाइमर 15 सेकंड पर नहीं आ जाता। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। घड़ी 0 पर पहुंचती है। हनुल वेव का सामना करने के लिए तैयार था। वेव शुरू होते ही आसमान वाइवर्नों से भर जाता। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा आकाश जैसे ढक गया हो। उनका लक्ष्य साफ था, किले को नष्ट करना। इस पूरी सेना का नेतृत्व खुद काउंट गुलार कर रहा था। वेव शुरू होते ही वाइवर्न किले की बैरिकेड पर जोरदार हमले करने लगते हैं। वे लगातार टकराकर उसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काउंट गुलार जल्दी ही चिढ़ जाता है क्योंकि उसके मॉन्स्टर्स उस रक्षा को तोड़ नहीं पा रहे थे। और ज्यादा वाइवर्न मिलकर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी दीवार नहीं टूटती। यह सब हनुल की बनाई हुई रणनीति की वजह से हो रहा था। सबसे पहले उसने जो चीज इस्तेमाल की थी वह थी इन्फिनिट बैरियर पर्क। इस पर्क ने किले की रक्षा को 100 डिफेंस तक बढ़ा दिया था, जिससे कोई भी हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इन्फिनिट बैरियर लगभग अटूट था, लेकिन इसकी भी एक खास शर्त थी। इसे तभी इस्तेमाल किया जा सकता था जब खिलाड़ी के मॉन्स्टर्स की कुल ताकत 2 स्टार रैंक से कम हो। हनुल ने पूरी कोशिश करके इन्फिनिट बैरियर लगाया था, लेकिन तभी एक वाइवर्न अचानक आग जैसी तेज फायर ब्रीथ छोड़ता है। उस हमले से बैरियर को भारी नुकसान पहुंचता है और वह लगभग टूट जाता है। अच्छी बात यह थी कि उसकी खास क्षमता की वजह से बैरियर धीरे धीरे दोबारा रीजनरेट होने लगता है। यही चीज उसे अभी तक टिकाए हुए थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। बैरियर हर हमले को -1 पॉइंट की तरह गिनता है। अगर सभी 61 ड्रैगन एक साथ हमला कर दें तो बैरियर की ड्यूरेबिलिटी एक झटके में आधे से भी कम रह जाएगी। यही उसका सबसे बड़ा लूपहोल था। लेकिन हनुल के पास इसका भी हल था। उसका तरीका थोड़ा अजीब था, लगातार स्क्रीन पर क्लिक करना। वह इस ट्रिक के लिए OSU जैसे गेम खेलने वाले खिलाड़ियों से प्रेरणा लेता है। हर क्लिक से बैरियर की ड्यूरेबिलिटी 1 पॉइंट बढ़ जाती है। यानी अब बैरियर की असली ताकत उसकी उंगलियां थीं। जितनी तेजी से वह क्लिक करेगा उतनी तेजी से बैरियर हील होगा। कुछ ही समय में उसकी उंगलियां दर्द करने लगती हैं, लेकिन यही तरीका था जिससे वह बैरियर को पूरी तरह बचा सकता था। अब अगला सवाल था, वह इन देवताओं जैसे मॉन्स्टर्स को हराएगा कैसे? इसका जवाब भी उसके पास था। बैरियर वाइवर्न के हमले को थोड़ा रिफ्लेक्ट करता था, जिससे उस मॉन्स्टर को 1 पॉइंट का नुकसान होता था। सामान्य हालत में गोब्लिन वाइवर्न को छू भी नहीं सकते थे, लेकिन हनुल के पास एक खास आइटम था, हाकान स्पून। यह एक रैंक आइटम था जो एक खास नियम को बदल देता था। इसकी वजह से रैंक का फर्क मायने नहीं रखता और उसके मॉन्स्टर्स दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकते थे। अब हर हमला चाहे छोटा ही क्यों न हो, वाइवर्न की ताकत धीरे धीरे कम कर रहा था। एक वाइवर्न तो यह देखकर हैरान भी हो जाता है कि एक छोटा सा गोब्लिन उसे चिढ़ा रहा है। वह गुस्से में पागल हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाता। इस रणनीति से जीतना मुमकिन तो था, लेकिन इसमें एक समस्या थी। इस पूरी सेना को खत्म करने में लगभग 60 घंटे लगने वाले थे।
अब असली चुनौती यही थी, 60 घंटे तक बैरियर को टूटने से बचाना। यहीं से शुरू होती है सहनशक्ति की लड़ाई। हनुल लगातार स्क्रीन पर क्लिक करता रहता है और सोचता है कि पहले कौन गिरेगा, उसके गोब्लिन या वह खुद। काउंट गुलार की सेना और हनुल की रक्षा के बीच पूरी तरह स्टेलमेट बन चुका था। कुछ समय बाद हनुल बुरी तरह थकने लगता है। जैसे ही वह पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसे अचानक समझ आता है कि वह गेम के बाहर किसी चीज को छू भी नहीं सकता। मतलब न आराम, न पानी, न खाना, बस लगातार खेलते रहो। अगर कोई आम इंसान इस हालत में फंस जाए तो शायद पागल हो जाए, लेकिन हनुल अलग था। वह इसे खेल की सिर्फ शुरुआत मानता है। इसी बीच एक ड्रैगन भयंकर गुस्से में आकर विशाल फायर ब्रीथ छोड़ता है, जिससे बैरियर का बड़ा हिस्सा टूट जाता है। लेकिन यही रोमांच हनुल को इस गेम से प्यार करवाता था। अब तक सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे और अभी 58 घंटे बाकी थे। हार का मतलब सिर्फ उसकी हार नहीं था, पूरी दुनिया का विनाश। इसलिए हनुल पूरी तरह गेमर गॉड मोड में चला जाता है। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो, वह इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धीरे धीरे 12 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी वह आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था। फिर भी उसके गोब्लिन लगातार ड्रैगनों को थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आखिरकार 2 वाइवर्न गिर जाते हैं। बाकी सेना अभी भी खड़ी थी, लेकिन हनुल इस नतीजे से संतुष्ट था। बस इसी तरह धीरे धीरे उन्हें खत्म करना था। कुछ देर बाद 3 और मॉन्स्टर गिरते हैं। समय बीता रहता है। पूरा एक दिन गुजर जाता है। अब तक वह करीब 10, फिर 12 ड्रैगन खत्म कर चुका था। जब कुछ वाइवर्न बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश में 2 हाफ ड्रेक खुद ही मर जाते हैं। काउंट गुलार समझ जाता है कि उसकी सेना धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर एक एक करके और वाइवर्न गिरने लगते हैं। लंबी और पागल कर देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार मैदान में सिर्फ 2 मॉन्स्टर बचे रह जाते हैं। लेकिन इस समय तक हनुल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह स्क्रीन को छू भी नहीं पा रहा था, इसलिए बैरियर की ड्यूरेबिलिटी दोबारा रीसेट नहीं कर पा रहा था। तभी एक गोब्लिन हमला करता है, लेकिन वाइवर्न उसे पार करके सीधे बैरियर तक पहुंच जाता है। वह एक डबल अटैक करता है जो सीधे ढाल पर लगता है, और उसी पल इन्फिनिट बैरियर टूट जाता है। बस कुछ सेकंड के लिए हनुल ने आराम करने की कोशिश की थी, और उसी समय बैरियर नष्ट हो गया। अब अगर किले पर एक भी हमला लगता है, तो वह तुरंत गिर जाएगा। तभी गोब्लिन गो एक फैसला करता है। वह खुद आगे बढ़कर ड्रैगन का सामना करने निकल पड़ता है। यह सच में किसी भी कहानी में दिखाए गए सबसे शानदार गोब्लिन मोमेंट्स में से एक था। वह ऐसे खड़ा था जैसे खुद एक योद्धा हो। अब सामने था एक गोब्लिन बनाम एक ड्रैगन। गो की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर आगे बढ़ता है और पूरी शक्ति के साथ ड्रैगन की खोपड़ी पर वार करने के लिए छलांग लगा देता है। गोब्लिन गो पूरी ताकत के साथ अपनी गदा घुमाता है। उसका वार इतना जबरदस्त होता है कि वह सीधे ड्रैगन की खोपड़ी पर पड़ता है। वह हमला सिर्फ ड्रैगन को ही नहीं गिराता, बल्कि पीछे खड़े काउंट गुलार तक को डगमगा देता है। और इसी के साथ वेव आखिरकार क्लियर हो जाती है। हनुल खुद इस नतीजे पर यकीन नहीं कर पाता। वह जोर से चिल्लाकर अपनी जीत का जश्न मनाता है, लेकिन खुशी मनाने के अगले ही पल उसका शरीर जवाब दे देता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है, तब तक सुबह हो चुकी होती है। सूरज तेज चमक रहा था। हनुल को यह भी याद नहीं कि वह कब बेहोश हुआ। वह उठकर तुरंत सिस्टम स्क्रीन को देखता है। वहां साफ लिखा होता है कि वेव क्लियर हो चुकी है और उसे इनाम मिला है 20 वाइवर्न बोन्स, 10 ड्रेक स्केल्स और 5 ड्रेक हार्ट्स। यह सब मिशन का लूट था, लेकिन हनुल को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वह इन चीजों का इस्तेमाल आखिर करेगा किस लिए। इसके बाद सिस्टम एक और जानकारी देता है। अगर हनुल को सॉवरेन से बात करनी है, तो उसे 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त कुल 50 घंटे का प्ले टाइम। दूसरी शर्त सफलतापूर्वक किले की रक्षा करना। हनुल को यह भी नहीं पता था कि सॉवरेन से बात करने का असली मकसद क्या है और यह फीचर इन 3 शर्तों के पीछे क्यों छिपा हुआ है। फिर भी वह खुश था, क्योंकि 2 शर्तें वह पहले ही पूरी कर चुका था। अब बस एक और बची थी और उसके बाद वह इस फीचर को एक्सेस कर सकेगा। इसके बाद आता है फाइनल रिवॉर्ड, जो उसे वेव क्लियर करने पर मिलने वाला था। स्क्रीन अचानक तेज रोशनी से चमक उठती है। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है और हनुल हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसी समय एक शॉट उसके फोन का भी दिखता है। पता चलता है कि उसकी नई प्रशंसक सुआ उसे 7 बार कॉल कर चुकी है। दूसरी तरफ पोंगबेक गिल्ड में सुआ का भाई इस पूरे मामले को समझ ही नहीं पा रहा था। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि जो आदमी आधिकारिक तौर पर ई रैंक हंटर माना जाता है, उसने एक ओगर को मार गिराया। वह लंबा चौड़ा आदमी हनुल को साफ तौर पर धोखेबाज समझ रहा था, लेकिन सुआ उसे समझाती है कि हनुल के बारे में रीअवेकनिंग की अफवाहें फैल रही हैं। उसका भाई सुयुक इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि रीअवेकनिंग बहुत ही दुर्लभ घटना होती है।
इसी बीच उन्हें वही आदमी दिखाई देता है जिसकी चर्चा चल रही थी, हनुल खुद। वह जल्दी जल्दी उनकी तरफ आता है और सबसे पहले उनसे माफी मांगता है कि वह इतने दिनों तक उपलब्ध नहीं था। भले ही हनुल बार बार माफी मांग रहा था, फिर भी सुह्युक नाराज ही रहता है। आखिर उसकी बहन को 3 दिन इंतजार करना पड़ा था। सुआ तुरंत अपने भाई को चुप रहने को कहती है। हनुल इस बातचीत के दौरान उनके रिश्ते को नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि वे भाई बहन हैं। इसके बाद सुआ उसे ओगर के इनाम और भुगतान के बारे में विस्तार से बताती है। लेकिन हनुल पहले हंटर एसोसिएशन की रिपोर्ट पूरी करना चाहता था, इसलिए वे सब स्टाफ डेस्क पर पहुंचते हैं। वहां की रिसेप्शनिस्ट सुआ की गवाही दर्ज करती है। सुआ बताती है कि उसने अपनी आंखों से हनुल को ओगर मारते देखा है और उस समय वहां कोई और मौजूद नहीं था। हालांकि कोई भौतिक सबूत नहीं था। सुह्युक, जो अपनी बहन को लेकर काफी सुरक्षात्मक था, रिसेप्शनिस्ट को घूरने लगता है जैसे ही वह सवाल उठाने की कोशिश करती है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट नियमों का हवाला देती है। वह कहती है कि बी रैंक स्तर के मॉन्स्टर को मारने के दावे की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। इसका मतलब था कि अब हनुल के स्टैट्स मापे जाएंगे। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक खास उपकरण, माना मीटर। यही असली समस्या थी। सुआ को पूरा यकीन था कि हनुल की रीअवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन वह खुद भी उसके स्टैट्स नहीं देख पाई थी। वह थोड़ी चिंतित हो जाती है और उसके लिए गवाही देने की कोशिश करती है ताकि कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए। लेकिन हनुल खुद काफी आत्मविश्वास में था। वह कहता है कि मापन अभी कर लो। अगले दृश्य में पहले एक और हंटर का मापन किया जाता है और उसका रैंक डी रैंक निकलता है। अब बारी आती है हनुल की। सुआ थोड़ी चिंतित थी। दूसरी तरफ उसका भाई सोच रहा था कि यही सही मौका है। वह देखना चाहता था कि आखिर हनुल में ऐसी क्या खास बात है जिसने किसी कॉन्स्टेलेशन का ध्यान खींचा। अगर उसमें सच में ताकत नहीं हुई तो वह किसी की नजर में आने लायक भी नहीं होगा। आखिरकार हनुल उस बड़े पत्थर जैसे उपकरण पर अपना हाथ रखता है। उसने कोई ऐसा आइटम नहीं पहना था जो उसके स्टैट्स को बढ़ा सके। उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने ऐसा टेस्ट 7 साल पहले दिया था, जब सभी नए हंटर्स का मना मापा जाता है। माना मीटर सक्रिय होता है और उसकी ताकत मापना शुरू करता है। सब लोग चुपचाप परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक मशीन एक अजीब प्रतिक्रिया देती है और कुछ सेकंड बाद मापन पूरा हो जाता है। स्क्रीन पर जो नतीजा आता है वह देखकर सभी दंग रह जाते हैं। हनुल का नया रैंक घोषित होता है, एस रैंक। कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर उसी पर टिक जाती है। यह इतना बड़ा मोड़ था कि खुद हनुल को भी इसका अंदाजा नहीं था। असल में यह एस रैंक उसे तभी मिला था जब उसने उस वेव को क्लियर करके अपना फाइनल रिवॉर्ड हासिल किया था, क्योंकि उसी इनाम के साथ उसे एक नई स्किल भी मिली थी। इस नई स्किल का नाम था लॉर्ड्स आफ्टर इमेज। यह स्किल पिछले वेव के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर के स्टैट्स को कुछ समय के लिए खिलाड़ी को दे देती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। यह ताकत सिर्फ 30 मिनट तक रहती है और दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब साफ था, हनुल उस वेव के बॉस काउंट गुलार के स्टैट्स कुछ समय के लिए अपने ऊपर ले सकता था, और उसने ठीक वही किया। उसने स्किल एक्टिवेट की और उसकी ताकत अचानक खतरनाक स्तर तक बढ़ गई। यह स्किल मना मापन के लिए बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब तक यह एक्टिव रहती उसकी शक्ति असल में एस रैंक हंटर के बराबर हो जाती। कोई भी यह नहीं समझ पाता कि असल में क्या हुआ है। दुनिया के लिए तो वह बस एक नया रैंक हंटर बनकर सामने आया। सुआ और उसका भाई दोनों यह देखकर दंग रह जाते हैं। यहां तक कि सुह्युक भी, जो पहले से उस पर शक कर रहा था, मजबूर होकर उसकी तारीफ कर देता है। मापन खत्म होने के बाद आधिकारिक तौर पर यह मान लिया जाता है कि ओगर को मारने वाला हनुल ही था। स्टाफ का एक सदस्य कहता है कि उन्हें बस यही पुष्टि चाहिए थी। हनुल दोनों भाई बहन को धन्यवाद देता है कि उन्होंने प्रक्रिया को आसान बना दिया। वह वहां से निकलने ही वाला होता है कि सुह्युक उसे रोक लेता है और कॉफी पर बातचीत का निमंत्रण देता है। यह निमंत्रण वह सिर्फ भाई के तौर पर नहीं बल्कि गिल्ड के वाइस लीडर के रूप में दे रहा था, इसलिए यह एक बड़ा ऑफर था और वहां मौजूद लोग भी ध्यान देने लगते हैं। लेकिन हनुल का जवाब सबको चौंका देता है। वह हल्की मुस्कान के साथ इस ऑफर को सीधे मना कर देता है। वह कहता है कि अगर उसे गिल्ड के बारे में कुछ जानना होगा तो वह सीधे सुआ से पूछ लेगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और सुह्युक को बिना शब्दों के खड़ा छोड़ देता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका चेहरा हर न्यूज चैनल पर दिख रहा है। हंटर एसोसिएशन का लाइव प्रसारण चल रहा था, जिसमें उसके नए रैंक की घोषणा की जा रही थी। हालांकि एसोसिएशन के नियम के मुताबिक कोई हंटर एक साथ 3 रैंक से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए आधिकारिक तौर पर उसे फिलहाल भी रैंक घोषित किया गया। इस बीच हनुल अपनी स्ट्रीम भी चालू कर देता है। चैट में कुछ लोग अभी भी उस पुराने गेम को लेकर मजाक उड़ा रहे थे जिसे वह खेलता था। हनुल ऐसे व्यवहार करता है जैसे बात किसी और की हो, लेकिन दर्शकों के बीच असली चर्चा उस रहस्यमयी एस रैंक हंटर को लेकर चल रही थी जिसने सुह्युक के सामने भी झुकने से मना कर दिया। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद वह जल्द ही किसी बड़े गिल्ड में शामिल होगा।
कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि उसने ऑफर ठुकरा दिया है। जब लोग उसी की बातें कर रहे थे, हनुल ने कहा कि उसके पास दर्शकों के लिए नया कंटेंट है। असल में वह हंटर से जुड़ा कंटेंट बनाना चाहता था, लेकिन दर्शकों को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तब हनुल ने उन्हें उत्साहित करने के लिए एक सवाल पूछा, उसे कौन सा डंजन क्लियर करना चाहिए। यह सुनकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पूरा रेड अनुभव स्ट्रीम करना गैरकानूनी माना जाता है। हंटर्स को एक गोपनीयता समझौते का पालन करना पड़ता है। हनुल कहता है कि वह पूरा रेड नहीं दिखाएगा, वह बस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाएगा और फिर अपनी कहानी बताएगा। दर्शकों को यह आइडिया काफी पसंद आता है। अगर वह ऐसा करता है तो गिल्ड्स जो डंजनों के रहस्यों को छुपाकर रखते हैं, उनका राज एक स्ट्रीमर के कारण खुल सकता है। चैट में सुझाव आने लगते हैं। एक दर्शक कहता है कि उसे मैड ड्रैगन का नेस्ट ट्राई करना चाहिए। दूसरा दर्शक 50,000 की डोनेशन देकर सुझाव देता है कि वह जायंट्स किचन डंजन में जाए। फिर तीसरा दर्शक 10 लाख की डोनेशन भेज देता है और मजाक में कहता है कि वह स्पाइडर फॉरेस्ट की क्वीन की टांगें तोड़ दे। डोनेशन की रकम देखकर हनुल भी हैरान रह जाता है। वह लोगों से शांत रहने को कहता है और तभी स्क्रीन पर सबसे बड़ी नोटिफिकेशन चमकती है, 1 करोड़ की डोनेशन। पूरी चैट स्तब्ध रह जाती है। ऐसा लगता था जैसे उसके पास कोई बेहद अमीर फैन आ गया हो, लेकिन असलियत कुछ और थी। यह डोनेशन सॉवरेन के सहायक ने भेजी थी, जो हनुल से बात करना चाहता था। इतनी बड़ी रकम देखकर हनुल खुद सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे कहां भेजा जा रहा है। वह उस दर्शक से पूछता है कि उसकी सलाह क्या है। तब वह रहस्यमय यूजर जवाब देता है, उसे जाना चाहिए गार्डन ऑफ मेडिटेशन के सबसे गहरे हिस्से में। चैट में तुरंत हंगामा मच जाता है। दूसरे दर्शक कहते हैं कि यह तो सीधा मौत का जाल है, क्योंकि आज तक कोई भी उस जगह को क्लियर नहीं कर पाया। गार्डन ऑफ मेडिटेशन 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला एंट्रेंस, दूसरा लेक और तीसरा सबसे गहरा क्षेत्र। एंट्रेंस को आमतौर पर सुरक्षित शिकार क्षेत्र माना जाता है, लेकिन बीच में जो झील है वही असली खतरे की शुरुआत है। उस झील के पार क्या है, यह लगभग किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई भी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। सिर्फ एक इंसान वहां तक पहुंचा था, सुह्युक, लेकिन वह भी अपनी सीमा तक पहुंचकर आगे नहीं बढ़ पाया। और अब वही मिशन हनुल को करने के लिए कहा जा रहा था, एक ऐसा काम जिसे वह खुद भी अपने हिसाब से लगभग असंभव मान रहा था। तभी चैट में पहला दर्शक एक और बात जोड़ता है, उसे जरूरी नहीं कि पूरा डंजन क्लियर ही करना पड़े। हनुल के सामने रखी गई शर्त अब थोड़ी साफ हो जाती है। उस रहस्यमयी दर्शक का कहना था कि अगर हनुल सिर्फ गार्डन ऑफ मेडिटेशन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाए तो वही काफी होगा। पूरे डंजन को क्लियर करना जरूरी नहीं है। इससे मिशन थोड़ा आसान तो हो जाता है, लेकिन फिर भी यह बेहद खतरनाक था। उस दर्शक ने यह भी वादा किया कि अगर हनुल सच में पूरा डंजन क्लियर कर देता है तो उसे और भी मदद दी जाएगी। बाकी दर्शक इस पागलपन भरे सुझाव के खिलाफ बोलने लगते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ कंटेंट के नाम पर ऐसा करना सीधा मौत को बुलाने जैसा है। हनुल खुद भी इस खतरे को समझता था। फिर भी वह सोचता है कि अगर वह सिर्फ सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचकर वापस आ जाए तो शायद काम हो सकता है। इसके अलावा वह रहस्यमयी दर्शक बार बार यही कह रहा था कि वह चाहता है कि हनुल पूरा डंजन क्लियर करे और इसके लिए वह हर तरह की मदद भी देगा। हनुल को यह मिशन बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आखिर में वह जोर से घोषणा कर देता है कि वह तैयार है। इसके बाद वह हंटर ब्यूरो पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट उसके आवेदन को देखती है और समझती है कि वह गार्डन ऑफ मेडिटेशन में सोलो एक्सपीडिशन करना चाहता है। जब वह सुनती है कि हनुल सीधे सबसे गहरे हिस्से तक जाने का इरादा रखता है तो वह उसे चेतावनी देती है कि यह अकेले करने के लिए बेहद खतरनाक यात्रा होगी। लेकिन हनुल उससे कहता है कि बस उसका आवेदन प्रोसेस कर दे। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसे एक स्लॉट 1 हफ्ते बाद मिल सकता है, लेकिन हनुल इंतजार नहीं करना चाहता। वह कहता है कि अगर वह सोलो जा रहा है तो इतनी देरी की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे अगले दिन का स्लॉट दे देती है। समय तय होता है, शाम 4 बजे। अपॉइंटमेंट तय करके हनुल वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर आता है 2 लोग उसे रोक लेते हैं। ये दोनों थे म्योंगहुन और सोआन, जो क्रमशः ईगिस गिल्ड और सनारे गिल्ड के HR टीम लीडर थे। हनुल तुरंत समझ जाता है कि वे लोग उसके हाल ही में हुए रैंक मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। असल में ईगिस और सनारे दोनों कोरिया के 3 सबसे बड़े गिल्डों में गिने जाते हैं। दोनों गिल्ड उसे अपने साथ शामिल होने का ऑफर देते हैं। वे साफ कहते हैं कि वे उसे पोंगबेक गिल्ड से भी बेहतर शर्तें दे सकते हैं। लेकिन हनुल को इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वह बिना ज्यादा बातचीत किए वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी सिर्फ एक चीज थी, डंजन मिशन। उधर दूसरी तरफ सुह्युक को हनुल का फोन आता है। हनुल उसे अपने मिशन के बारे में बताता है कि वह गार्डन ऑफ मेडिटेशन के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाला है, वही जगह जहां तक खुद सुह्युक भी नहीं पहुंच पाया था। इसलिए वह उससे जानकारी मांग रहा था। सुह्युक समझता है कि उसे जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि हनुल उसे कोई फायदा न दे।
तभी हनुल एक दिलचस्प बात कहता है। वह दावा करता है कि उसके पास डंजन क्लियर करने का एक गुप्त तरीका है। यह सुनकर सुह्यूक चौंक जाता है। हनुल आगे कहता है कि अगर वह डंजन क्लियर कर लेता है तो वह सार्वजनिक रूप से यह कहेगा कि यह सफलता पोंगबेक गिल्ड की मदद से मिली। यह एक तरह का सौदा था, जानकारी के बदले गिल्ड की प्रतिष्ठा। इससे सुह्यूक को भी फायदा था, इसलिए वह जानकारी देने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसके मन में अभी भी शक था कि क्या हनुल सच में ऐसा कर पाएगा। फिर भी वह एक और कोशिश करता है और हनुल से कहता है कि वह पोंगबेक गिल्ड में शामिल हो जाए, लेकिन हनुल तुरंत मना कर देता है। जब सुह्यूक यह दिखाने की कोशिश करता है कि सिर्फ वही उसमें दिलचस्पी ले रहा है, तब हनुल एक और बात बताता है। ईगिस और सनारे गिल्ड भी उससे संपर्क कर चुके हैं। यह सुनकर सुह्यूक को झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि दूसरे बड़े गिल्ड भी तेजी से कदम उठा रहे हैं। हनुल साफ कहता है कि फिलहाल पोंगबेक का ऑफर उसके लिए खास मायने नहीं रखता। आखिरकार सुह्यूक हार मान लेता है और उसे जो जानकारी है वह बताता है, लेकिन वह एक बात साफ कर देता है, उसे डंजन के सबसे गहरे हिस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा पिछले 1 साल में डंजन की संरचना बदल भी सकती है। हनुल इस बात को स्वीकार कर लेता है और जो जानकारी मिली है उसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। अगले दिन वह तय समय पर वहां पहुंचता है। उसने अपना यूनिक चश्मा पहन रखा था। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, सामने मौजूद कुछ लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं। उनमें से एक आदमी आगे आता है और अपना परिचय देता है। उसका नाम कुआंगू था और वह बलगुल गिल्ड से था। हनुल भी शिष्टता से उसका अभिवादन करता है, लेकिन कुआंगू पहले से ही उसके बारे में काफी जानकारी रखता था क्योंकि उसने उसके मूल्यांकन रिपोर्ट पढ़ ली थी। वह घमंडी स्वभाव का था और उसे यह पसंद नहीं आया कि कोई नया रैंक हंटर सोलो मिशन के लिए आवेदन करे। वह रूखे अंदाज में कहता है कि उसकी गिल्ड का अपना मिशन है, इसलिए वे हनुल को कोई मदद नहीं देंगे। हनुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शांत तरीके से कहता है कि उसे मदद की जरूरत भी नहीं है। कुआंगू वहां से ऐसे चलता है जैसे रैंक का टैग असली लड़ाई में कोई मायने ही नहीं रखता। पहले ही दिन हनुल को अंदाजा हो जाता है कि इस मिशन के दौरान उसे काफी अजीब लोगों से सामना करना पड़ेगा। हनुल का इस रेड में घुस पाना अपने आप में किस्मत की बात थी। ऐसे बड़े डंजन में जाने के लिए आमतौर पर कम से कम एक पार्टी चाहिए होती है और स्लॉट पाने के लिए लोगों को एक महीने तक रिजर्वेशन करना पड़ता है। बाकी हंटर्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हनुल पहले ही दिन अंदर घुस गया। इसी वजह से पार्टी के लोग उससे खफा थे, लेकिन हनुल को उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी स्किल सेजेस आई चालू की और सबके रैंक देखने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग ज्यादा खास नहीं हैं। अगर डंजन के गहरे हिस्सों में जाना पड़ा तो ये लोग उसके साथ टिक भी नहीं पाएंगे। इसलिए वह सोचता है कि अगर ये लोग किसी गिल्ड के लिए जासूसी भी कर रहे हों तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी गंजा आदमी पीछे मुड़कर पूछता है कि हनुल मुस्कुरा क्यों रहा है। हनुल कैजुअली बोल देता है कि उसे कोई मजेदार जोक याद आ गया था, लेकिन सामने वाले लोग इतने असुरक्षित थे कि उन्हें लगा हनुल उनका मजाक उड़ा रहा है। वे गुस्से में आकर उसे पीटने की बात करने लगते हैं। उसी समय स्टाफ मेंबर डंजन का गेट खोल देता है। गेट के अंदर से हरी बिजली जैसी चमक निकल रही थी। हंटर्स को जल्दी अंदर जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि गेट ज्यादा देर तक खुला नहीं रह सकता। यह असल में हनुल का पहला असली डंजन था। वह अंदर जाता है और सिस्टम स्क्रीन सामने आकर कुछ बेसिक जानकारी दिखाने लगती है, जैसे कि एक रेड में कितने हंटर्स जा सकते हैं। इसी बीच सॉवरेन का सहायक उसे शुभकामनाएं देता है और चुपचाप डंजन के माहौल में थोड़ा बदलाव भी कर देता है। जैसे ही पार्टी अंदर पहुंचती है, गंजे लीडर को तुरंत महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे यह जगह पहचान में ही नहीं आती। यह एंट्रेंस बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। बाकी लोग भी हैरान होकर पूछने लगते हैं कि यहाँ झील क्यों है। कुछ हंटर्स पहले भी इस डंजन के बारे में सुन चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि एंट्रेंस ऐसा नहीं होता। हनुल के लिए यह पहली बार था, लेकिन उसे भी समझ आ जाता है कि शुरुआत का एरिया आमतौर पर आसान क्लियरेंस वाला होता है। सुह्यूक ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक भी एंट्रेंस ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी सिस्टम स्क्रीन फिर से चमकती है। सिस्टम एक नया ब्रीफिंग देता है और कहता है, हंटर्स, लेकसाइड में आपका स्वागत है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर सिस्टम मिशन बताता है, पिग मैलेट्स मासका। मिशन बहुत अजीब था। उन्हें पिग मैलेट्स नाम के छोटे जीवों को रात होने तक बचाकर रखना था। अगर वे ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें झील पार करने का रास्ता मिलेगा और वे डंजन के सबसे गहरे हिस्से में जा सकेंगे। लेकिन अगर मिशन फेल हुआ तो डंजन के अंदर मौजूद हर हंटर मर जाएगा। यह सुनते ही कई हंटर्स घबरा जाते हैं। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि अपने लीडर से कहते हैं कि मिशन छोड़कर बाहर चलते हैं। लेकिन जब वे अपना स्टेटस विंडो खोलकर मिशन छोड़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वे ऐसा कर ही नहीं सकते। डंजन ने उन्हें पूरी तरह अंदर फंसा दिया था। गंजा लीडर भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी फंस जाता है।
सिस्टम दिखाता है कि अभी 130 पिग मैलेट्स हैं, लेकिन तभी 2 पहले ही मर चुके होते हैं और संख्या घटकर 128 रह जाती है। यह देखकर कुआंगसु घबरा जाता है। वह हनुल की तरफ मुड़कर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है और क्या उसे कुछ पता है। हनुल शांत आवाज में कहता है कि उसे इस मिशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन झील वाले इलाके के बारे में उसे कुछ पता है। यह सुनकर कुआंगसु को उम्मीद की किरण दिखती है। वह तुरंत हनुल से कहता है कि वह जो भी जानता है सब बता दे। वे उसकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। हनुल यह सुनकर हल्का सा हंस देता है, क्योंकि यही लोग कुछ देर पहले उसे बुरा भला कह रहे थे। फिर भी वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वह कहता है कि वह अपनी जानकारी जरूर साझा करेगा, लेकिन तब तक सबको उसके ऑर्डर मानने होंगे जब तक मिशन खत्म नहीं हो जाता। यह बात गिल्ड के लीडर की इज्जत के खिलाफ थी, क्योंकि इसका मतलब था कि टीम का कंट्रोल अब हनुल के हाथ में होगा। लेकिन उसी समय सिस्टम दिखाता है कि पिग मैलेट्स की संख्या फिर कम हो गई है। स्थिति तेजी से खराब हो रही थी। कुआंगु समझ जाता है कि अगर उन्होंने हनुल की बात नहीं मानी तो सब मर सकते हैं, इसलिए वह आखिरकार उसकी बात मान लेता है। इसके बाद हनुल उन्हें इलाके की पूरी जानकारी समझाता है। वह बताता है कि इस एरिया के बीच में एक बहुत बड़ी झील है। उस झील से पानी चारों तरफ जंगल में फैलता है, जैसे किसी जाल की तरह। इतनी सटीक जानकारी सुनकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन हनुल बस इतना कहता है कि उसके पास एक स्काउटिंग स्किल है, जिसकी वजह से उसे यह सब पता चला। यह सुनकर कुआंगु राहत महसूस करता है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि कम से कम इस खतरनाक जगह में रास्ता भटकने का डर नहीं रहेगा जब तक हनुल उनके साथ है। हनुल चारों तरफ ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि इस डंजन का लेआउट वही है जैसा सुह्युक ने पहले बताया था। फर्क बस इतना है कि इस बार हनुल खुद अंदाजा नहीं लगा रहा, बल्कि वह व्यूअर 1 का दिया हुआ सेक्रेड मैप इस्तेमाल कर रहा है। यह मैप उसे कैसल की तरफ से गिफ्ट मिला है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लगभग पूरा एरिया उसके सामने खुला हुआ है। अब मिशन दिखने में सीधा है, पिग मैलेट्स को मरने से बचाना है। लेकिन असली मुश्किल उन्हें ढूंढने में है। सारे पिग मैलेट्स वेटलैंड्स में फैले हुए हैं और कुल मिलाकर 8 नेस्टिंग जोन्स हैं। मतलब टीम को अलग अलग जगह जाकर उन्हें लोकेट करना होगा और जल्दी से सिक्योर करना होगा, इससे पहले कि स्लेयर्स किसी भी जोन को पूरी तरह खत्म कर दें। हनुल का प्लान साफ है, जितने भी पिग मैलेट्स मिले उन्हें एक जगह इकट्ठा करना ताकि उन्हें आसानी से डिफेंड किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। वे कुछ भी न करें तब भी पिग मैलेट्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी अर्जेंसी की वजह से कुआंगसु अपनी टीम के साथ तुरंत निकल पड़ता है, ताकि सभी जोन्स जल्दी कवर किए जा सकें। जाने से पहले वह हनुल से पूछता है कि वह क्या करेगा, तो हनुल सीधा जवाब देता है कि वह पिग मैलेट्स अकेले संभालेगा। गिल्ड लीडर उसे उसके हाल पर छोड़ देता है, क्योंकि हनुल खुद भी भीड़ से दूर रहना चाहता है। उसका असली मकसद सिर्फ पिग मैलेट्स को बचाना नहीं है, बल्कि पूरे एरिया को स्काउट करना है। उसे शक है कि इस जगह पर कोई हिडन मिशन भी है, जिसमें खास रिवॉर्ड मिल सकता है, और वह उसी को पूरा करना चाहता है। अब हंट शुरू होने से पहले हनुल अपने दिमाग में 2 चीजें क्लियर करना चाहता है। पहला, हिडन मिशन क्या है, और दूसरा यह कि पिग मैलेट्स को मार कौन रहा है। क्योंकि इस इलाके में कई तरह के मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, सही दुश्मन पहचानना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद उसे एक ग्रुप दिखाई देता है, लिजर्ड मैन। ये दिखने में काफी ताकतवर और भारी बॉडी वाले हैं। उन्हें देखते ही हनुल समझ जाता है कि यही वो स्लेयर्स हैं जो पिग मैलेट्स को खत्म कर रहे हैं। यहीं से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक लिजर्ड मैन इंडिविजुअली सिर्फ डी रैंक का है, लेकिन असली खतरा उनके नंबर्स में है। जब ये झुंड में होते हैं तो इन्हें हैंडल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। हनुल समझ जाता है कि अभी सीधा लड़ना सही नहीं है, इसलिए वह चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक 2 बेवकूफ हंटर्स वहां आ जाते हैं, जो जोर जोर से बातें करते हुए उसकी बुराई कर रहे होते हैं। सबसे खराब बात यह है कि वे सीधे उसी दिशा में आ रहे हैं जहां हनुल छुपा हुआ है, जिससे उसकी सेफ्टी खतरे में पड़ जाती है। उनमें से एक आदमी बड़े घमंड में बातें कर रहा होता है, लेकिन उसका एटीट्यूड ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक एक लिजर्ड मैन बिजली की तरह उस पर हमला करता है और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है और पूरा सीन एक पल में खत्म हो जाता है। दूसरा आदमी यह देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और बिना सोचे समझे उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। वह लगातार पंचेस मारता है, पूरी ताकत से, जैसे अपनी पूरी जान लगा दी हो। आखिर में वह एक जोरदार वार करता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उसका एक भी अटैक असर नहीं करता। यहीं असली ट्विस्ट सामने आता है। लिजर्ड मैन के पास एक खास एबिलिटी है, स्वार्म टीम बोनस। जब ये साथ में होते हैं तो उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। वही साधारण सा डी रैंक मॉन्स्टर जब अपने ग्रुप के साथ होता है तो 2 स्टेजेस इवॉल्व होकर सीधे बी क्लास लेवल तक पहुंच जाता है।
अब यह साफ हो जाता है कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितनी शुरू में लग रही थी, और एक छोटी सी गलती भी सीधी मौत में बदल सकती है। अब स्वाम बोनस का असली डर सामने आता है। वो लिजर्ड मैन बिना समय गवाए उस आदमी पर टूट पड़ता है और एक ही झटके में उसका हाथ शरीर से अलग कर देता है। आदमी दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है और मॉन्स्टर अपना हथियार उठाकर उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक तेज शैडो बीच में आती है और वार को रोक देती है। ये कोई और नहीं, गो होता है, ऑरा का किंग, एक ऐसा गॉब्लिन जो दिखने में छोटा है लेकिन ताकत में सब पर भारी। बल्गल गिल्ड का वो सी रैंक हंटर यह देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी जान एक गुलाम गॉब्लिन ने बचाई है। तभी पीछे से हनुल आता है, बिल्कुल काम, और उसे याद दिलाता है कि उसने सबको अपनी अपनी जगह पर रहने को कहा था। वो आदमी घबराकर सफाई देता है कि वह रास्ता भटक गया था और गलती से यहाँ आ गया। हनुल बहस नहीं करता, बस उसे कहता है कि वह पीछे हटे, अपने जख्म संभाले और यहाँ से निकल जाए। अब यह लड़ाई वह खुद संभालेगा। फिर हनुल तुरंत गो को आदेश देता है कि आसपास के सारे लिजर्ड मैन को जल्दी खत्म करे, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है और उसे अभी भी हिडन क्वेस्ट ढूंढना है। गो बिना देर किए अपनी स्किल रेवंस विंग बीट एक्टिवेट करता है और अगले ही पल उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि लिजर्ड मैन उसकी मूवमेंट को ट्रैक तक नहीं कर पाते। वह उनके बीच से हवा की तरह निकलता है और एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर्स को गिराता जाता है। जब तक लिजर्ड मैन को समझ आता है कि हो क्या रहा है, तब तक आधे से ज्यादा खत्म हो चुके होते हैं। उधर हनुल बिल्कुल आराम से खड़ा यह सब देख रहा होता है, जैसे कोई स्पेक्टेटर हो। उसे पूरा भरोसा है कि चाहे लिजर्ड मैन कितने भी ज्यादा हों, गो के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन तभी एक लिजर्ड मैन अचानक समझदारी दिखाता है। वह रियलाइज करता है कि अगर हनुल को खत्म कर दिया जाए तो सिचुएशन बदल सकती है। इसी सोच के साथ वह सीधा हनुल पर जंप करता है, वन शॉट किल के इरादे से। लेकिन हनुल पूरी तरह तैयार है। जैसे ही अटैक आता है, वह तुरंत लॉर्ड्स आफ्टर इमेज एक्टिवेट करता है और पिछले वेव में काउंट गूलर से मिले स्टैट्स को यूज करता है। अचानक उसकी ताकत एस रैंक लेवल तक पहुंच जाती है, वो भी पूरे आधे घंटे के लिए। अब यह लड़ाई बराबरी की नहीं रहती। हनुल एक ही झटके में उस लिजर्ड मैन को दूर फेंक देता है, जैसे वह कोई खिलौना हो। उसी समय तक गो बाकी बचे हुए लिजर्ड मैन को भी खत्म कर चुका होता है। पूरा एरिया साफ हो जाता है। हनुल हल्के से उसकी तारीफ करता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट बनता है, क्योंकि गॉब्लिन ब्लश कर देता है और उनकी एफिनिटी और बढ़ जाती है। इसके बाद हनुल प्रैक्टिकल मोड में वापस आता है। वह सभी मारे गए लिजर्ड मैन के माना स्टोन्स कलेक्ट करके बेचता है और अच्छा खासा गोल्ड कमा लेता है। चूंकि यह पहली बार है जब उसने लिजर्ड मैन का स्टोन बेचा है, लॉर्ड्स कैसल ऑफ इल्यूजन उसे एक बोनस रिवॉर्ड देता है। किस्मत फिर साथ देती है और उसे एक और गाचा टिकट मिल जाता है। लेकिन वह उसे तुरंत यूज नहीं करता, बल्कि डिसाइड करता है कि मिशन खत्म होने के बाद ही स्पिन करेगा। तभी गो उसे इशारे से याद दिलाता है कि उसका समन टाइम खत्म होने वाला है। हनुल इस बारे में सोच ही रहा होता है कि टाइम लिमिट को कैसे हैंडल करे, तभी गो का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो जाता है। वह उन ग्रीडी गॉब्लिन्स की तरह बिहेव करने लगता है जो सिर्फ गोल्ड के पीछे पागल होते हैं। उसी मोमेंट सिस्टम एक नोटिफिकेशन दिखाता है, अगर हनुल अपने समन मॉन्स्टर को और देर तक रखना चाहता है तो उसे हर 10 मिनट के लिए 5 गोल्ड देना होगा। यह देखकर हनुल को साफ समझ आ जाता है कि सिस्टम हर मौके पर उससे कीमत वसूलने वाला है, और अब सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सही डिसीजंस और रिसोर्सेज मैनेज करने पर डिपेंड करेगा। हनुल को सिस्टम का ये गोल्ड वाला मूव बिल्कुल सस्ता लगता है। उसे साफ दिख रहा है कि सिस्टम हर मौके पर उसे निचोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मजबूरी ये है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वह अभी यही सोच ही रहा होता है कि अचानक जमीन से अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वह ऊपर देखता है और सामने से पिग मैलेट्स का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है। इतने सारे इजी टारगेट्स एक साथ देखकर उसके माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि अब सवाल यह है कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। तभी गो एक बार फिर सिचुएशन संभाल लेता है। वह सीधे पिग मैलेट्स से बात करता है, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और पूरे इमोशन के साथ उन्हें बताता है कि उसका मास्टर हनुल सच में उन्हें बचाना चाहता है। उसकी बातों में इतनी सच्चाई होती है कि सारे पिग मैलेट्स रोने लगते हैं और तुरंत हनुल की तरफ भागते हैं, जैसे उसे धन्यवाद देना चाहते हों। बस यहीं से गेम बदल जाता है। हनुल अब उन्हें आसानी से गाइड करने लगता है, बिल्कुल एक शेपर्ड की तरह अपने झुंड को कंट्रोल करता है। इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को संभालने के बाद हनुल फिर से स्काउटिंग शुरू करता है। गो उसके साथ रहता है और जो भी लिजर्ड मैन उनके पास आने की कोशिश करता है उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जब हनुल बाद में माना स्टोन्स बेचने की कोशिश करता है तो सिस्टम अचानक रेड वार्निंग दिखाता है। उसमें साफ लिखा होता है कि कैसल के फंड्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और अब वह कोई भी स्टोन सेल या कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक फंड्स रिस्टोर नहीं होते।
यह देखकर हनुल हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कैसल का गोल भी खत्म हो सकता है। अब उसे समझ आता है कि हर मॉन्स्टर टाइप के लिए एक लिमिट होती है और वह लिजर्ड मैन के केस में उस लिमिट तक पहुंच चुका है। इसका मतलब अब उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि अब लिजर्ड मैन का हंट बंद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी। इसके बाद वह गिनता है कि उसने खुद कितने पिग मैलेट्स बचाए हैं, करीब 60। सिस्टम उसे टोटल दिखाता है कि 70 पिग मैलेट्स अब तक सेफ हैं। इससे साफ पता चलता है कि पूरी बल्गल गिल्ड मिलकर सिर्फ 10 ही बचा पाई, बाकी सारा काम हनुल ने अकेले किया है। लेकिन तभी अचानक पिग मैलेट्स का बिहेवियर बदल जाता है। जो अभी तक शांत थे, वे अचानक अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं और एक साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। वे सभी प्लेयर्स को अपने साथ लेक के सेंटर की तरफ खींच ले जाते हैं, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें कंट्रोल कर रही हो। उसी समय डंजियन सिस्टम अनाउंस करता है कि स्लेयर्स ने हंटिंग बंद कर दी है और नाइटफॉल ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अचानक सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है। एकदम से पानी की एक विशाल चमकती हुई लहर सबकी तरफ तेजी से बढ़ती है। सबको लगता है कि अब उनका काम खत्म है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिन पिग मैलेट्स को उन्होंने अभी तक बचाया था, वही अचानक सीरियस हो जाते हैं और आगे कूदकर सबके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुल और गो दोनों यह देखकर कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तभी सिस्टम खुद एक्सप्लेन करता है कि जिन पिग मैलेट्स को उन्होंने स्लेयर से बचाया था, अब वही उनका एहसान चुका रहे हैं। यह सुनकर हनुल को पहली बार समझ आता है कि ये ईजी टारगेट्स असल में इतने भी बेकार नहीं थे। उनके अंदर हिडन पोटेंशियल था और शायद इसी वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करने का मिशन दिया गया था। उसके मन में तुरंत एक सवाल आता है, अगर उसने और ज्यादा पिग मैलेट्स बचाए होते तो क्या वह और भी सेफ होता? इस बात को चेक करने के लिए वह जल्दी से बाकी लोगों की तरफ देखता है। ज्यादातर हंटर्स ने मुश्किल से 1 या 2 पिग मैलेट्स ही बचाए हैं। बल्गल गिल्ड का लीडर कुआंग खुद बेयरली सर्वाइव कर रहा है और उसके पास खड़ा पिग मैलेट भी ऐसा लग रहा है जैसे बस अभी गिर जाएगा। बाकी गिल्ड मेंबर्स की हालत भी लगभग वैसी ही है। यह देखकर हनुल को सच में उनकी चिंता होने लगती है। वह तुरंत सोचने लगता है कि सबको कैसे बचाया जाए। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दिखाता है और आखिरकार वह हिडन मिशन रिवील हो जाता है जिसे हनुल इतने समय से ढूंढ रहा था। मिशन क्लियर करने के लिए उसे उस असली सोर्स को ढूंढना और रोकना होगा जो इस पूरे ट्रायल के पीछे है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि अगर वह उस मॉन्स्टर को हरा देता है जिसने यह इवेंट शुरू किया है, तो ट्रायल पूरा 10 मिनट चलने की बजाय तुरंत खत्म हो जाएगा। हनुल बिना समय गवाए खुद को संभालता है, अपने स्पेक्टैकल्स पहनता है और अपनी सेजेस आई स्किल एक्टिवेट करता है। वह उसी डायरेक्शन में फोकस करता है जहां सिस्टम ने संकेत दिया था। कुछ ही पल में उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और ध्यान से देखने पर कंफर्म हो जाता है कि वह एक नेम्ड मॉन्स्टर है, ज़ेन कारुक। यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है, बल्कि एक हाईली इंटेलिजेंट क्रीचर है जिसके पास कैटेक्लिज्मिक वेव और स्टॉर्म जैसी डेंजरस एबिलिटीज हैं। यह जानकर हनुल थोड़ा एंग्शियस हो जाता है, क्योंकि नेम्ड मॉन्स्टर्स आम मॉन्स्टर से अलग होते हैं। उनके पास यूनिक स्किल्स होती हैं और उन्हें हराना आसान नहीं होता। लेकिन वह खुद को शांत करता है और समझता है कि हिडन मिशन कभी आसान नहीं होने वाला था। उधर गो लड़ाई के लिए एक्साइटेड हो जाता है और उस मैसिव वेव के पीछे छिपे मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हनुल उसे रोक देता है। वह साफ कहता है कि इस बार गो सिर्फ स्पेक्टेटर रहेगा। उसका रीजन भी क्लियर है, यह लड़ाई पानी के अंदर होगी और वाटर रेजिस्टेंस के बिना गो के लिए यह बैटलफील्ड बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद हनुल अपना मॉन्स्टर समनिंग शॉप खोलता है। वह डिसाइड करता है कि इस फाइट के लिए उसे एक नया मॉन्स्टर चाहिए। लॉर्ड्स लिस्ट में से वह एक ओगर बर्सर्कर चूज करता है, क्योंकि उसके पास नेचुरल वाटर रेजिस्टेंस है जो इस सिचुएशन में काफी काम आएगी। लेकिन जैसे ही वह यह फैसला करता है, उसके दिमाग में एक नई प्रॉब्लम आती है। गो के पास तो इक्विप्ड आइटम्स हैं, लेकिन इस ओगर के पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इतनी ताकत होने के बावजूद वह शायद ज़ेन कारुक जैसे पावरफुल नेम्ड मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। अब हनुल के सामने अगली चैलेंज साफ है, सिर्फ मॉन्स्टर बुलाना काफी नहीं, उसे जीताने का तरीका भी ढूंढना होगा। हनुल तुरंत समझ जाता है कि सिर्फ ओगर को समन करना काफी नहीं होगा, उसे किसी तरह उसकी ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी। इसी सोच के साथ वह अपना प्रीमियम गाचा टिकट निकालता है। उसे पता है कि इसकी सक्सेस रेट बहुत कम होती है, लेकिन इस समय उसके पास रिस्क लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वह उम्मीद करता है कि शायद उसे ऐसा आइटम मिल जाए जो ओगर को ज़ेन कारुक के सामने टिकने लायक बना दे। जैसे ही वह टिकट एक्टिवेट करता है, एक तेज गोल्डन लाइट फैल जाती है और हनुल की आंखें खुली रह जाती हैं। उसे तुरंत महसूस होता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह एस रैंक आइटम है। एक पल के लिए वह एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब वह आइटम को ध्यान से देखता है तो उसका एक्साइटमेंट कंफ्यूजन में बदल जाता है, क्योंकि वह चीज लड़ाई के हिसाब से खास यूजफुल नहीं लग रही होती।
उधर पानी का करंट लगातार तेज होता जा रहा है और समय निकलता जा रहा है। मजबूरी में हनुल ओगर को समन करता है और वही एस रैंक आइटम उसे पहना देता है। लेकिन जैसे ही आइटम ओगर को लगता है, वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर हनुल के चेहरे पर निराशा आ जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद यह गैम्बल गलत हो गया और अब उसे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। इसी बीच बल्गल गिल्ड का एक मेंबर पानी में बहने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है। हनुल बिना सोचे तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब प्रेशर साफ दिखने लगता है। उसके पास लॉर्ड्स आफ्टर इमेज का सिर्फ 12 मिनट का टाइम बचा है। उसके बाद वह वापस एक साधारण ई रैंक बन जाएगा। फिर भी वह खुद को पीछे नहीं हटाता और दूसरों को बचाने को प्रायोरिटी देता है। वह एक पेड़ को पकड़कर खुद को संभाले रखता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। एक पल ऐसा आता है जब लगता है कि अब वह छूट जाएगा, लेकिन तभी अचानक करंट कमजोर होने लगता है। हनुल आगे देखता है और जो दिखता है वह पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड होता है। ओगर अब पानी के बीच मजबूती से खड़ा है और उसके सिर पर एक अजीब सी टोपी है जो किसी जादूगर की तरह दिखती है। ओगर अब पहले जैसा नहीं लग रहा। वह शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में हनुल से पूछता है कि क्या उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर वह खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है और एकदम डिसिप्लिन सर्वेंट की तरह बिहेव करता है। यह देखकर हनुल पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके हिसाब से तो उसने सिर्फ एक एस रैंक आइटम आर्चमेज गैनोंडोर्फ्स हैट ओगर को पहनाया था। यह आइटम इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए बना था, यानी किसी भी बेवकूफ को जीनियस बना सकता है। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ओगर की इंटेलिजेंस को इतना बढ़ाने से ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। अब ओगर बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, साफ बोल रहा है, सोच समझकर बात कर रहा है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपने मास्टर से बात कर रहा है। हनुल कंफ्यूज्ड होकर उससे पूछता है कि यह सब कैसे पॉसिबल है। जवाब में ओगर गर्व से अपने मसल्स फ्लेक्स करता है और कहता है कि उसके मास्टर ने जो हैट उसे दी है, उसने उसे पूरी तरह बदल दिया है। अब वह पहले जैसा साधारण ओगर नहीं रहा, बल्कि एक नई इवोल्व्ड फॉर्म बन चुका है। यह कहकर वह झुककर हनुल को सम्मान देता है और बहुत ही शांत और सीरियस तरीके से कहता है कि अब वह उसके आदेश का इंतजार कर रहा है। अब पहली बार हनुल के पास एक ऐसा साथी है जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी है, और यह लड़ाई अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। हनुल ओगर की बात सुनने के बाद तुरंत कोई ऑर्डर नहीं देता। वह पहले एक चीज कंफर्म करना चाहता है। ओगर बिना किसी हिचक के तैयार हो जाता है। हनुल उससे पूछता है कि क्या अब वह मैजिक यूज कर सकता है। ओगर गर्व से हाँ कहता है और बताता है कि उसने अभी अभी अपने लकड़ी के हथियार में भी मैजिक इन्फ्यूज किया है। यह सुनते ही हनुल के अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है, क्योंकि पहली बार सिचुएशन उसके फेवर में जाती दिख रही है। वह तुरंत मौका पकड़ता है और ओगर को ऑर्डर देता है कि वह सीधा उस खतरनाक स्टॉर्म के अंदर आगे बढ़े और वह खुद उसके पीछे पीछे आएगा। ओगर बिना देर किए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, पूरी ताकत लगाकर उस तेज बहाव को चीरते हुए रास्ता बनाता है। इसी दौरान हनुल उसे एक नाम देता है, ओडल्फ, और कहता है कि अब वह उसी पर भरोसा कर रहा है। जैसे ही ओगर अपना नया नाम सुनता है, उसकी आंखें भर जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। वह इस सम्मान से इतना भावुक हो जाता है कि जोर से कहता है कि वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे देगा। इसके बाद ओडल्फ पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, रास्ता साफ करता हुआ स्टॉर्म के अंदर घुसता चला जाता है। हनुल को अब भरोसा होने लगता है कि वे जल्दी ही अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। उधर ज़ेन करुक यह बदलाव महसूस कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उसकी मैजिक को समहाउ काउंटर कर दिया है। इससे वह थोड़ा अनईजी हो जाता है, क्योंकि यह काम कोई साधारण मेज नहीं कर सकता। फिर भी वह कॉन्फिडेंट रहता है कि उसकी बैरियर को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद ओडल्फ उस बैरियर तक पहुंच जाता है, लेकिन वह वहीं रुक जाता है क्योंकि बैरियर उसे आगे बढ़ने नहीं देती। वह हनुल को बताता है कि आगे रास्ता बंद है। हनुल उसे कहता है कि एक ही जगह पर बार बार पूरी ताकत से वार करता रहे, शायद लगातार फोर्स से बैरियर टूट जाए। ओडल्फ पहले लॉजिक और मैथमेटिक्स के हिसाब से समझाने लगता है कि यह मल्टीलेयर्ड मैजिकल बैरियर है और इसे ऐसे तोड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हनुल उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी रॉ स्ट्रेंथ से इसे तोड़ने की कोशिश करो। यह बात ओगर को पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन वह अपने मास्टर की बात मानता है और बिना सवाल किए लगातार उसी जगह पर जोर जोर से वार करना शुरू कर देता है। वह ऐसे हमला करता है जैसे बेसबॉल खेल रहा हो, बार बार एक ही पॉइंट पर ताकत लगाते हुए। उधर ज़ेन करुक धीरे धीरे घबराने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसकी बैरियर कमजोर हो रही है। फिर भी वह खुद को समझाता है कि एक साधारण ओगर उसकी कैटास्ट्रोफिक वेव और बैरियर को पार नहीं कर सकता। उसके हिसाब से कोई भी एक साथ ब्रूट स्ट्रेंथ और मैजिक दोनों में इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। लेकिन उसकी यह सोच अगले ही पल टूट जाती है। अचानक बैरियर क्रैक होती है और फिर पूरी तरह से टूट जाती है।
यह देखकर ज़ेन करुक पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी मैजिक सील टूट गई है। वह खुद से कहता है कि यह काम कोई नॉर्मल ओगर नहीं कर सकता। अगर कोई ओगर ऐसा कर सकता है तो वह जरूर कोई ओगर मेज या शमन होगा। ओडल्फ को मेज जैसी कैप पहने देखकर उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि सामने वाला दुश्मन साधारण नहीं है।